अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम असदुर रहमान है और आई एम ए पीएचडी स्टूडेंट इन मैसी यूनिवर्सिटी एट स्कूल ऑफ बिल्ट एनवायरनमेंट। और इस वेबिनार का पर्पस है आपको गाइड करना अबाउट राइटिंग रिसर्च प्रपोजल, अबाउट टेलिंग यू अबाउट what's the difference between a research proposal and other required documents that you send for evaluation whenever you apply for a PhD program तो या मास्टर्स प्रोग्राम। तो ये हमने एक सीरीज स्टार्ट की है। लास्ट ईयर मैंने इसका आगाज किया था और इस साल मैंने सोचा कि हम सक्सेस इन रिसर्च के नाम से मैंने एक सिलसिला शुरू किया है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोगों ने सिर्फ अटेंड करना होगा, ठीक है। सिर्फ आप लोगों को अपना टाइम इज द कॉस्ट, ठीक है। तो आप लोग इसको अटेंड कर सकते हैं। आप अपने आपको कोई भी इसके हवाले से क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी। और उसके अलावा ये है कि मैंने अपना लिंक्डइन का जो प्रोफाइल है उसका QR कोड शेयर किया है। आप लिंक्डइन के जरिए से अपनी क्वेरीज मुझे सेंड कर सकते हैं। लोग मुझसे कांटेक्ट करते रहते हैं इस हवाले से। और जो यूट्यूब के ऊपर मैंने एक लास्ट ईयर भी एक वेबिनार कंडक्ट किया था और उस वेबिनार पे मैंने कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की थी, हाउ टू कांटेक्ट प्रोस्पेक्टिव सुपरवाइजर्स, प्रोफेसर्स एंड रिसर्चर्स इन द फील्ड्स ऑफ योर इंटरेस्ट, या जिन फील्ड्स में आप अपने आप को स्टडी के लिए प्रेजेंट करना चाहते हैं या अपने क्रेडेंशियल्स आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो हम बगैर किसी ताखीर के स्टार्ट करेंगे अपना वेबिनार विच इज ऑन राइटिंग रिसर्च प्रपोजल्स। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो ये प्रेजेंटेशन है एक शॉर्ट सी, ठीक है। तो इसमें यह है कि जो प्रपोजल के अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स हैं वो तो मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा, बट जो सब सेक्शंस की फर्दर डिटेल्स हैं वो हो सकता है हम इसमें इतनी ज्यादा कवर ना करें। मतलब हम अगर इंट्रोडक्शन की बात करेंगे या लिटरेचर रिव्यू की बात करेंगे तो उस पर हम बहुत ज्यादा डिटेल्स के अंदर नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा डिटेल्स में। तो हम जो उन चीजों के ऊपर फोकस ज्यादा करेंगे जो आप में से बहुत से लोग अभी रिसर्च प्रपोजल के ऊपर कर रहे होंगे काम, तो जिससे आप लोगों को इंफॉर्मेशन, जिससे आप लोगों को गाइडलाइन हो और आप लोग एट दिस मोमेंट कोई भी रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर कर सके और किसी भी एप्लीकेशन के लिए बेसिकली इट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर लाइक न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इट इज ए वेरी जनरल एंड इट इज नॉट फील्ड स्पेसिफिक। मतलब ये कोई मेडिकल या इंजीनियरिंग इसका नहीं है। इसमें सोशल साइंसेस की भी मैं एग्जांपल्स आपके सामने लाऊंगा, नेचुरल साइंसेस की भी, फिजिकल साइंसेस की भी। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही होगी प्रेजेंटेशन की। तो व्हाट इज ए रिसर्च प्रपोजल, ये एक फैसिनेटिंग किस्म की कुछ पिक्चर्स मैंने शेयर की। व्हाट इज ए रिसर्च प्रपोजल? रिसर्च प्रपोजल जो है वो सिंपल, आप कोई भी इंक्वायरी, किसी भी क्वेश्चन या किसी भी थॉट के ऊपर जब काम करना स्टार्ट करते हैं, जो आपके पास इनिशियल एक रिजल्ट आता है, ठीक है, उसको आप जब स्ट्रक्चर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, दैट इज ए रिसर्च प्रपोजल। जिसकी बेस पे आप किसी को कहते हैं कि यार मैंने ये सोचा है, लेट्स सी। इसको आप इस तरह से समझ लें कि आप कोई खाना खाने जा रहे हैं, आप किसी कैफे को सर्च करते हैं, दैट इज, बट दैट इज ए सर्चिंग, दैट इज नॉट कि आप प्रपोजल भेजेंगे दोस्तों को कि अच्छा मैंने ये किया तो इसके लिए ये मैंने मालूमात फॉलो की, ये मेरी प्रेफरेंसेस थी, तो वो नहीं। लेकिन चलता ये इसी तरह से है जिस तरह से कोई एक बिजनेस प्रपोजल होता है। ये एक मूवी का यहाँ पे आप लोगों को इमेज नजर आ रहा होगा कि आई एम गोइंग टू मेक हिम एन ऑफर ही कांट रिफ्यूज। तो यही आपने करना है अपने रिसर्च प्रपोजल में कि ऐसा रिसर्च प्रपोजल बनाएं दैट योर एप्लीकेशन डज नॉट गेट एनी रिजेक्शन, ठीक है, और एक्सेप्टेंस उसे मिले। तो उसके अलावा उसी तरह से मैरिज प्रपोजल वाला ही सिलसिला है, लेकिन उसमें यह है कि आपको कुछ लिखना नहीं पड़ता, उसमें बोलने वाला काम ज्यादा है। तो दीज आर ऑल व्हाट इज रिसर्च प्रपोजल अबाउट। इनिशियल कंसिडरेशंस और फ्यूचर इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर आप लोग
काम करते हैं। और प्रपोजल जो है जब एक दफ़ा बन जाता है तो उसको फॉलो करने से आपका जो पीएचडी का काम है या जो आपका जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट आप रन कर रहे हैं दैट इज क्वाइट ईजियर रनिंग। ठीक है, तो अभी तक आपका इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अपने चैट बॉक्स आपके सामने ओपन ही होगा ही हो। तो मैं इसके अलावा नेक्स्ट अब स्लाइड की तरफ बढ़ूंगा। अच्छा, व्हाट डू यू नीड टू शो इन योर रिसर्च प्रपोजल? तो जो इम्पोर्टेंट उसके एलिमेंट्स हैं रिसर्च प्रपोजल के, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इज इट शुड बी डूएबल। के कोई बहुत ज्यादा आपने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लेके आते हैं बेशक, लेकिन इट शुड बी डूएबल, इट शुड बी प्रैक्टिकल। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं जो प्रपोजल बनाने जा रहा हूँ उससे अगले ही साल लोग मार्स की सरफेस पे जाके घर बनाना स्टार्ट कर देंगे। इट शुड बी प्रैक्टिकल, इट शुड बी विद इन द लिमिटेशंस। ठीक है, मतलब लिमिटेशंस आपकी अपनी भी, जो आपको फंड करेगा उसकी भी जो फाइनेंशियल लिमिटेशंस हैं वो भी उसको कर सकें। ठीक है, तो वायबल। उसके अलावा है कि सक्सेसफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। बाय डेटा मींस यहाँ पे कि कोई कॉलम्स कोई इस तरह की चीजें नहीं, इससे मुराद है कि जो आप लिटरेचर रिव्यू के लिए आपने जो रिसर्च पेपर्स को, डॉक्यूमेंट्स को, रिव्यू आर्टिकल्स को आपने अपने सामने रखा तो उनको, उनकी सक्सेसफुल इंटरप्रिटेशन की बात है। टाइम बाउंड का मतलब है कि आप 3 साल के अंदर अंदर कंप्लीट कर सकें। नो डाउट बहुत से लोग आप में से एम्बिशियस होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं why shouldn't I write everything in detail and it will impress one of the supervisors? तो ठीक है, ये बात भी ठीक है, बट इतना ज्यादा आप लोगों ने उसमें डिटेल में नहीं जाना कि आप काम जो है वो 10 साल का हो और आप कहें कि मैं 3 साल के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो उसके अलावा है कि इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म्ड मींस कि बहुत से लोग लिटरेचर रिव्यू में हो सकता है 100 आर्टिकल्स को भी पढ़ते हों, ठीक है, बट to what extent have they rightly written the things in the paper? ठीक है, कि मतलब उन्होंने उसको समझा कितना है, उसकी डिटेल्स उनके पास कितनी ज्यादा है। तो ये है इंफॉर्मेशन के इट इज वेल इन्फॉर्म्ड। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड का मतलब है कि ये नहीं कि आप पहले टाइटल एंड पे लिखें और बाकी चीजें जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड डिसओरिएंटेड फॉर्म में हो। तो स्ट्रक्चर्ड का मतलब ये है। कोहेरेंट का मतलब है कि हर चीज दूसरी से मुताबिकत रखे। मतलब आप स्टार्ट में अगर एनर्जी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, आप नेक्स्ट पैराग्राफ में सीधा चले जाएं सरफेस ऑफ मून पे, उसके बाद चेंजेस करते करते आपका पूरे पेपर में से कोई एक, जिसे कहते हैं ना कि मरकजी ख्याल, वो सामने ना आए। तो दैट इज अबाउट कोहेरेंस, मुताबिकत या हम आहंगी। तो उसके आगे हम चलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च प्रपोजल। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो नेचुरल साइंसेज है ये, आई एम सेइंग बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव स्टडीड। ठीक है, तो उसमें कुछ इस तरह का प्रपोजल होता है कि आपके पास एक टाइटल है, ब्रीफ बैकग्राउंड, प्रोपोजिशन, हाइपोथेसिस, मेथोडोलॉजी, प्रोग्राम और प्राइमरी रेफरेंसेस। अच्छा, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये मैं सिर्फ और सिर्फ किसी जो डेटाज जो मैंने स्टडी किए उनकी बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। अप्लाइड साइंसेज और इंजीनियरिंग का कुछ इस तरह से है कि प्रोजेक्ट आपका टाइटल है, आप एक लाइट सी समरी लिखेंगे और उसके बाद प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर जाएंगे, फिर बजट या जस्टिफिकेशंस की बात करेंगे। इसमें अप्लाइड में बजट या जस्टिफिकेशन, फैसिलिटीज और एक्सपर्ट सर्विसेज की बात इसलिए हो रही है कि अप्लाइड का ताल्लुक है आपकी लाइफ के साथ। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा आप थ्योरी के डेवलपमेंट पे काम नहीं करते, आप प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस के ऊपर, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस के ऊपर रिलाय ज्यादा करते हैं। और जो जनरल फॉर्म है जिसको हम बुनियादी तौर पे डिस्कस करेंगे, बुनियादी तौर पे अगर आप इनको देखेंगे तो मेजर सेक्शन इनके सबके सेम है। ठीक है, इन तीनों फॉर्मेट्स के, बट जो स्मॉलर सेगमेंट्स हैं वो थोड़ी सी सिर्फ डिफरेंसेस हैं, बिल्कुल स्लाइड से। तो जो जनरल है उसमें यह है कि टाइटल है, इंट्रोडक्शन है, उसके अलावा लिटरेचर रिव्यू, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो ये कुछ चीजें हैं। अच्छा, ये इस सेशन का पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि आपको स्ट्रक्चर का पता हो, इसका मतलब ये भी है कि बहुत से लोग बहुत अच्छा रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं। हमने हमने जब डिफरेंट रिसर्च प्रपोजल्स को भी देखा अपने सुपरवाइजर के पास आते हुए, तो दे रोट रियली वेल, बट द इशू वाज
उन बहुत सी चीज़ों पे उनके कॉन्सेप्ट्स में थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं थी, तो वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्या है, इट विल बी शोन टू यू इन ए मिनट। ठीक है। अच्छा, हाउ ए रिसर्च एक्टिविटी अकर्स, इसकी एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे शेयर की है। ठीक है, आप लोग इस पे एक दो या 10-15 सेकंड लेके इसको देख सकते हैं। ठीक है, कि रिसर्च टीम इज फंडेड टू असेस एनवायरमेंटल डैमेज। ठीक है, एक रिसर्च टीम है वो किसी तालाब की निगरानी कर रही थी या स्टडी कर रही थी या इंक्वायरी कर रही थी, तो उनको पता चला कि वहां पे करीब ही एक माइन साइट है। ठीक है, तो माइन साइट की वजह से या किसी और वजह से वहां पे जो फ्रॉग्स थे उस पॉन्ड के अंदर वो डिफरेंट बिहेव कर रहे थे। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा कि व्हाट वाज देयर अनयूजुअल बिहेवियर। तो एक टीम मेंबर आके कहता है कि भाई वी शुड कंडक्ट ए स्टडी व्हाई दे आर बिहेविंग लाइक दिस। सो अगर आप टीम मेंबर हो तो आपके ख्याल में व्हाट डू यू थिंक, इट इज वर्थ इन्वेस्टिगेटिंग? और क्या आपके ख्याल में आप क्या माइंडसेट के साथ कहेंगे अपनी टीम को या कन्विंस करेंगे कि हमें इस पर स्टडी करनी चाहिए? यू कैन राइट एनीथिंग इन योर कमेंट्स इन इन चैट सेक्शन। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि आपके ख्याल में अगर आप होते तो आप क्या लॉजिक दे के कन्विंस करते कि भाई हमें मेंढकों के बिहेवियर को स्टडी करना चाहिए। इस बुक का ये जिस बुक से इस एब्स्ट्रैक्ट इस पैराग्राफ को लिया गया है, दैट इज रिसर्च मेथड्स फॉर इंजीनियर्स, रियली एक्सीलेंट बुक बाय एन ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर डेविड थियल। ठीक है, तो आप इसको वहां से भी कंसल्ट कर सकते हैं। जिन लोगों के पास इस बुक की एक्सेस है पब्लिक लाइब्रेरीज में, आप यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज में, यू कैन एक्सेस दैट। अच्छा, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर मैं इस जगह पे होता तो आई आई वुड हैव सेड टू माय टीम लीडर्स या टीम मेंबर्स कि भाई अगर तो फ्रॉग्स जो हैं वो ये एक अनयूजुअल बिहेवियर दिखा रहे हैं, लेट्स सी अगर दिस बिहेवियर इज, लेट्स अज्यूम इट इज रिलेटेड टू सम डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हम लोग, अब ये मैं बहुत पुरानी बात करूँ, आई हैव नेवर स्टडीड बायोलॉजी इन दैट डिटेल, तो आप कह सकते हैं कि भाई चूंकि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ए फ्रॉग इज जस्ट लाइक ए ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो अगर तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा डैमेज हो रहा है, तो जो इंसान अगर किसी इस तरह की साइट के पास रखते हैं तो क्या उनका भी डाइजेस्टिव सिस्टम मुतासिर होगा? ठीक है, तो इट कैन बी अ वर्थ इन्वेस्टिगेटिंग थिंग, लेकिन जरूरी नहीं कि आपने फोर्स करना है अपनी टीम को कि भाई करके ही छोड़ो ये वाला रिसर्च। जस्ट दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। तो अच्छा, यहाँ पे कुछ ये पॉइंट्स आए हैं यहाँ के, पीएमसी, एनटीएनयू। अच्छा, पीएमसी जो है ये रिसर्च प्रपोजल्स की गाइडलाइन आपको मिलेगी इसके ऊपर अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट है। एनटीएनयू है, नॉर्वे की यूनिवर्सिटी है, ये एक जनरल प्रपोजल का फॉर्मेट देते हैं। इनका प्रपोजल 5 पेजेस से ज्यादा का नहीं होता। ठीक है, जो मैसेज यहाँ पे मैं खुद स्टडी कर रहा हूँ, ये उन, अगर इनको आप क्लिक करेंगे, आई विल शेयर द स्लाइड्स। जब आप इन स्लाइड्स के ऊपर जाएंगे, पीएमसी को, एनटीएनयू को, इनको स्टडी करेंगे, तो आपको फर्क पता चलेगा कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का जो फॉर्मेट है या स्ट्रक्चर है रिसर्च प्रपोजल लिखने का, वो डिफरेंट होता है। अब टिल नाउ अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी। जो स्ट्रक्चर है उसके वाले से हम बात कर चुके हैं। इस हवाले से जो आप लोगों ने, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन की थी, कुछ लोगों ने इसमें क्वेश्चंस भी पूछे थे। वन ऑफ द क्वेश्चंस वाज के हाउ वी कैन सेलेक्ट सम टॉपिक और हाउ कैन वी डिफाइन आवर रिसर्च टाइटल। सो इसके ऊपर डिस्कशन हम करेंगे। टाइटल, इंट्रोडक्शन, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर भी बात आएगी कि वर्ड एम्स आएगा या जस्ट एम आएगा, या ऑब्जेक्टिव्स आएगा या जस्ट ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिसर्च मेथोडोलॉजी, या कुछ लोग इसको रिसर्च डिजाइन रेफर करते हैं, एनी वन ऑफ दीज इज गुड। एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एंड डिलीवरेबल्स। अच्छा, डिलीवरेबल्स या एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आप कहीं भी वैसे मेंशन कर सकते हैं, बट अगर तो आपको ओपन उन्होंने रिसर्च प्रपोजल मांगा है, कोई लिखा नहीं, जस्ट ये लिखा है कि 5,000 वर्ड्स का या
1000 वर्ड्स का रिसर्च प्रपोजल हो तो फिर तो आप कोई भी इनमें लिख सकते हैं, लेकिन सम टाइम तो कहते हैं कि भाई आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी लिखें, तो फिर आपका जो एक हेडिंग है वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की ही जाएगी। और जो डिलीवरेबल्स हैं, बाय डिलीवरेबल्स यू मीन कि अगर तो वो रिसर्च प्रपोजल किसी ऑर्गेनाइजेशन ने यूनिवर्सिटी को कहा है कि भाई हम इस चीज के ऊपर आपको फंडिंग देंगे, आप एडवर्टाइजमेंट करें, आप अनाउंस करें कि भाई हमारा ये, हम इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने जा रहे हैं, ठीक है, तो तब आप डिलीवरेबल्स लिख सकते हैं। डिलीवरेबल्स मोस्टली बिजनेस प्रोजेक्ट्स के, साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स के, जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स हैं उनके डिलीवरेबल्स होते हैं, या आउटकम्स भी कुछ लोग इसको रेफर करते हैं। और कुछ एडिशनल सेक्शंस होंगे, अब वो एडिशनल सेक्शन आपको हम एंड पे मैं शेयर करूंगा कि वो कौन से हैं। अच्छा, हाउ टू चूज ए टॉपिक। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट है, ये जो टॉपिक चूजिंग है या टाइटल डिफाइन करना है, इनमें ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनके अगेंस्ट आप जा सकते हैं, ठीक है। ये मोस्टली इसकी आपको इतनी ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, बट इन केस इफ यू आर confused that what should I decide, what is my strength, what is my weakness, which topic should I choose, ठीक है। मार्केट में कौन सा टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा रेड हॉट टॉपिक कौन सा चल रहा है, ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पर्सनल इंटरेस्ट, के उसको फोकस में रखना जरूरी है, ठीक है। और उसके अलावा पर्सनल इंटरेस्ट के बाद है कि ट्रेंडिंग एरियाज कौन से हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे है कि रिसर्च स्ट्रेंथ्स, या आपकी अपनी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। आप इसको SWOT, स्वॉट का मतलब है स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ठीक है, कि आपका जो टॉपिक है जिसको आप स्टडी करने जा रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन भी आया है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन रिसर्च पेपर एंड रिसर्च प्रपोजल। अच्छा, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे जरूर, ठीक है, ये क्वेश्चन और भी लोगों ने पूछा है। अच्छा, एक्सेस टू डेटा। एक्सेस टू डेटा से मुराद ये है कि अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर, वो इंटरेस्टिंग भी है, वो ट्रेंडिंग भी है, उसके ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं, बट जिस यूनिवर्सिटी या जिस अदारे में आप अपने किसी सुपरवाइजर से, प्रोस्पेक्टिव सुपरवाइजर से बात करना चाह रहे हैं, वहां पे इशू यह है कि वहां पे अगर लैब ही अवेलेबल नहीं है जहां पे आप वो पर्टिकुलर टॉपिक को परसू कर सकें, देन देयर इज नो नीड टू अप्लाई that topic, or there is no need to write a research proposal for that particular lab। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप किसी और यूनिवर्सिटी में फिर ट्राई करना शुरू करेंगे जहां पे आपके पास एक्सेशन ऑफ डेटा जरूर हो, आपके पास वो लैब या वो फैसिलिटीज जरूर हो जहां पे आप उस अपने ड्रीम टॉपिक को परसू कर सकें। उसके अलावा है कि फील्ड मेच्योरिटी। फील्ड मेच्योरिटी से मुराद ये है कि अगर कोई बंदा कहे कि भाई मैं एयर कंडीशनिंग में या रेफ्रिजरेशन के टॉपिक पे, या कोई भी आप टॉपिक ले लें, मैं इसके फला पर्टिकुलर एस्पेक्ट को स्टडी करूंगा, बट वो एरिया बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो चुका हो, बहुत ज्यादा उस पर इतनी स्टडी ऑलरेडी हो चुकी हो कि उसमें रिसर्च गैप तलाश करना ऐसे ही हो जैसे आप रेत के किसी भी रेगिस्तान में जाकर तो छोटे जर्रे को, चमकदार जर्रों को आप तलाश करके आप 100 जर्रे इकट्ठा करना शुरू कर दें, इस तरह से कोई रेलिवेंट एग्जांपल बनेगी। तो ये है। उसके अलावा है कि इंटरेस्ट, इंट्रीग ऑफ फंडिंग एजेंसीज। क्या आपके रिसर्च टॉपिक में जो फंडिंग एजेंसी है वो भी इंटरेस्टेड है या नहीं, ठीक है। इससे मुराद ये है कि अगर आप करना चाह रहे हैं रिसर्च इसके ऊपर, सरफेस ऑफ मार्स के ऊपर, कि वहां पे कौन से पार्टिकल्स हैं या वहां पे लाइफ के कोई साइंस हैं या नहीं, ठीक है, लेकिन कोई आपको मिल नहीं रहा अदारा, ठीक है, या ऐसा करते हैं कि आप करना स्टार्ट कर देते हैं और आपको पता चलता है कि भाई इलॉन मस्क जो है वो बहुत ज्यादा इसको फंडिंग कर रहा है, ठीक है, इन दैट केस आप लोगों के पास ये एक अपॉर्चुनिटी आएगी कि आपको पता चल जाएगा कि बहुत सी फंडिंग एजेंसीज हैं जो इसके ऊपर, इस टॉपिक में रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो उसके बाद है हमारे पास स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ ए टॉपिक। अच्छा, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ ए टॉपिक से मुराद ये है कि जिस टॉपिक के ऊपर आप स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक है, जिस टॉपिक के ऊपर, क्या उसके ऊपर एक कंसेंसस मौजूद है लोगों का, रिसर्चर्स का, कि हाँ भाई भाई वाकई इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए, ठीक है, वाकई ये एरिया ऐसा है जिसके ऊपर रिसर्च जो है वो इंसानों को या
एनिमल्स को या जिस भी टॉपिक के ऊपर वो कर रहे हैं किसी कंट्री को बेनिफिट देगी, ठीक है। दैट इज अबाउट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ ए टॉपिक। सो ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनको आप मद्देनजर रखते हुए अपना टॉपिक चूज कर सकते हैं। अच्छा, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइटल। अच्छा, इसमें टाइटल जो है रिसर्च प्रपोजल का, उसकी लेंथ के हवाले से कुछ लोग क्वेश्चन मुझे एक दो लोगों ने पूछा था। तो लेंथ जो है टाइटल की वो 10 से 15 वर्ड्स की हो सकती है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज भी है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब रिसर्च पेपर्स को स्टडी करते हैं, ठीक है, तो रिसर्च पेपर्स में बहुत से ऐसे पेपर्स आते हैं जो क्वेश्चन मार्क की शक्ल में होते हैं, ठीक है, कि does the existence of labor unions protects the rights of labor, ठीक है, इस तरह का टाइटल, ठीक है। तो उसमें कई दफा क्वेश्चन की फॉर्म में होता है, लेकिन वो जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा वसी होता है, ठीक है, तो उसको आप इतना इजीली संभाल नहीं सकते। तो वो रिसर्च प्रपोजल क्वेश्चन मार्क की शक्ल में 90% केसेस में नहीं होगा, ठीक है, अनटिल कि कहीं पे एडवर्टाइज इस तरह से हुआ हो, ठीक है, कि दिस पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ फिश, ठीक है, does the existence of that particular plant या that particular coral environment prolong the age of that particular species of fish, ठीक है। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उनकी बात हो रही है। तो क्लैरिटी, स्पेसिफिक से मुराद ये है कि आपका स्कोप डिफाइन होना चाहिए, बहुत ज्यादा ब्रॉड या बहुत ज्यादा जनरल स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी सम यूनिकनेस। और एम्बिग्विटी से मुराद ये है कि आपके बहुत सी दफा ऐसे होता है कि आपका टाइटल जो है वो बहुत ज्यादा एम्बिगुअस है, उसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्डिंग आपने यूज की है, या बहुत ही उसको आउट ऑफ दी कह लें कि दिस वर्ल्ड आपने क्रिएट कर दिया, ठीक है। एक्रोनिम फ्री होना चाहिए। एक्रोनिम फ्री से मुराद है कि ये जो शॉर्ट वर्ड्स हैं या शॉर्ट फॉर्म्स हैं वो यूज नहीं करते। लेट्स सी, यहाँ पे एग्जांपल दिया मैंने कि डायरेक्ट करंट का वर्ड यूज होगा टॉपिक के टाइटल में या टॉपिक में, डीसी वर्ड यूज यहाँ पे आप नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं डायरेक्ट करंट और साथ आप ब्रैकेट्स में डीसी मेंशन कर सकते हैं, बट मोस्टली इट इज नॉट रिकमेंडेड। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है जैसे एक वेरी हॉट टॉपिक, तो आप एएम नहीं वहां पे लिखेंगे, ठीक है। या ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी, वीआर एआर, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते होते, मतलब जिस तरह से एआई है एक वर्ड, ठीक है, तो उन वर्ड्स में तो आप उनमें थोड़ी सी आपको गुंजाइश मिल जाती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखने के बजाय आप सिंपल एआई इनेबल्ड लिख सकते हैं। या कुछ दफा कुछ टॉपिक्स जो इतने ज्यादा मार्केट में या रिसर्च वर्ल्ड में इतने ज्यादा वो घूम घुमा के आ चुके हों कि आईओटी जिस तरह से इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, तो ये है। अच्छा, इंडिकेट्स द फील्ड से मुराद है कि या सब फील्ड से मुराद ये है कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं। लेट्स सी, आप एस्ट्रोफिजिक्स की बात कर रहे हैं, या आप कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, या आप किसी और सब डोमेन की बात कर रहे हैं, कि या जिसे आप कह लें कि मटेरियल साइंसेस की बात कर रहे हैं या मटेरियल इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो ये आपका फील्ड को भी क्लियरली डिफाइन करे, ठीक है। इसकी कुछ ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जिस तरह से एक पहला टॉपिक आपके सामने है कि एग्जामिनिंग the impact of social media use on adolescent mental health, a longitudinal study in urban high schools। अच्छा, यहाँ पे उसने ये नहीं मेंशन किया, यहाँ पे ये भी कह सकता था बंदा, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यंग पीपल। तो अब यंग पीपल पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों की तादाद में है, ठीक है, तो आप किस किस के ऊपर जाके तो रिसर्च को जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इट शुड बी इट शुड बी स्पेसिफिक, इट शुड नॉट बी दैट मच ब्रॉड। और आप अगर देखेंगे इस पे तो इसके ऊपर फील्ड की भी बात हो रही है, ठीक है, कि आप यहाँ पे एग्जामिनिंग द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया भी एक फील्ड भी है, ठीक है। सोशल मीडिया एक, इसे आप टेक्निक भी कह सकते हैं या एक एरिया भी कह सकते हैं। ऑप्टिमाइजिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स फॉर मेडिकल डिवाइस फैब्रिकेशन, एनहांसिंग प्रिसीजन एंड एफिशिएंसी, ठीक है। तो आप स्पेसिफिक्स में जा रहे हैं, क्लैरिटी है इसमें, ठीक है। डायग्नोसिंग सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस इन पाकिस्तान, एक कंप्रीहेंसिव रोड मैप फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। अगर यहाँ पे जस्ट आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे तो उसमें
सस्टेनेबिलिटी में एनवायरमेंटल भी हो सकती है, सोशल भी हो सकती है, इकोनॉमिक भी हो सकती है, तो थोड़ा सा क्लैरिटी वाला होना चाहिए टॉपिक। अच्छा, इंट्रोडक्शन की जो लेंथ है वो 300 से 1000 वर्ड्स की होनी चाहिए। जो इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो है कि लॉजिकल होना चाहिए, मतलब आप बहुत हवाई बातें नहीं कर सकते, अंडरस्टैंडेबल फॉर एनी ऑडियंस। जो भी बंदा पहली दफा पढ़ेगा तो उसको एटलीस्ट आइडिया जरूर हो जाएगा वो क्या पढ़ रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा हाईली जो टेक्निकल है वो एटलीस्ट रिसर्च प्रपोजल आप नहीं कर सकते, ठीक है। रिसर्च प्रपोजल को आप एटलीस्ट इतना ज्यादा हाईली टेक्निकल नहीं कर सकते, ठीक है, या बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा सकते, ठीक है। बहुत से पेपर्स होते हैं, बहुत से जो कम्प्लेक्स या जिसे आप कह सकते हैं कि ज्यादा एडवांस्ड फील्ड्स में ये चीज चल जाती है, बट जो जनरल एक कंसेंसस है वो ये है कि अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद है क्लेम्स विद एविडेंस। लेट्स सी, अगर आप पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस की बात कर रहे हैं या लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम एक ऑब्जर्व करते हैं, बट इन केस ऑफ ए राइटिंग प्रपोजल, रिटर्न प्रपोजल में आप ये नहीं कह सकते कि जी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा एनर्जी क्राइसिस है। बेशक आप सच भी बोल रहे हो, आपने एविडेंस देना होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज एजेंसी भी नहीं, आप ये भी नहीं बल्कि कह सकते कि पीटीवी से ये खबर आई। बाय एविडेंस आई मीन कि आप ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, it is mentioned, yeah, it is described that there are some challenges related to load shedding in Pakistan. So I am proposing, yeah, this research effort is proposing to address the issue of load shedding in Pakistan, ठीक है। तो उसके बाद है कि वाई इज टॉपिक सो इम्पोर्टेंट फॉर अ स्टेक होल्डर। तो स्टेक होल्डर क्या है जिसको आप डिस्कशन में लाना चाह रहे हैं। अगर मेरे पास लोड शेडिंग का टॉपिक है तो मेरे जो स्टेक होल्डर है वो पाकिस्तान की आवाम है जो उस मुश्किल में गुजरती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे यह है कि जो स्टेक होल्डर से मुराद जो फंडिंग एजेंसी है, अगर वो उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको क्या फायदा होगा आपकी रिसर्च से, ठीक है। तो एक ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा है कि व्हाट इफ नो वन केयर्स, ठीक है। अच्छा, अगर लोड शेडिंग के टॉपिक के ऊपर आप प्रपोजल लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये भी आपने एड्रेस करना है कि भाई अगर ये इशू ना डिस्कशन में आया, ठीक है, तो इसका कोई बहुत ज्यादा कोई डिजास्टर की फॉर्म में नहीं लिखना, लेकिन आप एक मुनासिब से वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई इसका नुकसान ये हो सकता है कि इंडस्ट्री जो है उस पेस के ऊपर या उस परफॉर्मेंस के ऊपर काम नहीं करेगी, उसकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा नहीं होगा, उसकी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स मुतासिर होंगे। तो यू कैन डेवलप ए एविडेंस बेस्ड स्टोरी, ठीक है। तो दैट इज अबाउट व्हाट इफ नो वन केयर्स। एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ नॉलेज, इट मीन्स के जो एग्जिस्टिंग स्टेट से मुराद यह है कि अभी तक उस पर कितनी रिसर्च हो चुकी है, ठीक है, किस किस बंदे ने उसके ऊपर रिसर्च किया है, किस किस बंदे ने काम किया है, दैट इज अबाउट एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ नॉलेज। अच्छा, व्हाट वाज नॉट एड्रेस्ड, ये अच्छा इंट्रोडक्शन की बात हो रही है, इट इज नॉट अबाउट जनरल प्रपोजल, ये एक सेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। व्हाट वाज नॉट डिस्कस्ड या एड्रेस्ड बिफोर। अच्छा, जो जिन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन किया था कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रिसर्च पेपर एंड रिसर्च प्रपोजल, अभी तक जो रिसर्च पेपर और प्रपोजल का डिफरेंस है अभी तक आ नहीं रहा, अभी तक एक तरह से ही चल रहा है, ठीक है। मतलब आप इसी तरह का आपका रिसर्च पेपर का जो इंट्रोडक्शन सेक्शन है वो भी इसी तरह का ही मोस्टली आपको नजर आएगा। व्हाट वाज नॉट एड्रेस्ड, फोकस्ड या टोल्ड बिफोर, ठीक है। मतलब अगर किसी ने कोविड से पहले की दुनिया डिफरेंट थी, कोविड के बाद प्रोटोकॉल्स आए, हेल्थ प्रोटोकॉल्स आए, डिफरेंट रेगुलेशंस आई, नए एसओपीज आए, ठीक है। तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है जो रिसर्च का कल्चर है वो भी चेंज हुआ, ठीक है। या कोई एक सेगमेंट था सोसाइटी का उसके ऊपर फर्क पड़ा, तो यू हैव टू कंसिडर दीज कंस्ट्रेंट्स या दीज चैलेंजेस एज वेल, ठीक है। कोई नई टेक्निक है जो पहले टेस्ट नहीं की गई, ओके, कोई नई टेक्निक है जिसको नहीं डिस्कस किया गया, एंड अदर देन दैट लेट्स सी देयर इज ए मेडिसिन, देयर इज एनी केमिकल, लाइक आप कुछ भी इसमें कुछ भी से मुराद ये है कि आपने कोई हवाई बात नहीं करनी। there should be some evidence, there should be some rationale, there should be some significant aspect that has not been addressed before.
अच्छा, इसकी एक एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिखा है कोर्ट रूम केसेस। आप लोग अक्सर जब अखबारों में, जो भी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ेंगे किसी जगह पे जी एक जुडिशल पैनल ने ये बात की होती है कि जी इसकी नज़ीर पहले नहीं मिलती। तो उससे नज़ीर से मुराद ये होता है कि यूएस की कोर्ट में भी उसकी कोई एग्जांपल नहीं है, यूके की कोर्ट में भी एग्जांपल नहीं मिली। तो कोर्ट में केसेस में ऐसा होता है बाज दफा कि वो दूसरी दुनिया के भी केसेस को देखते हैं और फिर फैसला करते हैं या नए लॉ की रिकमेंडेशन देते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक दैट, व्हाई डिड दे नॉट फोकस ऑन ए पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, मतलब अगर किसी मेडिसन का या किसी फूड का इम्पैक्ट लोगों के वेट के ऊपर किया गया, ठीक है, तो किसी बंदे ने कहा, किसी रिसर्च में ये आया कि भाई ये वेट तो इंक्रीज हो रहा है इस फूड से, बट ये सिर्फ 40 साल से ऊपर के लोगों के ऊपर टेस्ट किया गया, इस फूड को बिलो 20 से 40 के दरमियान नहीं किया गया। तो दैट इज वाई यू हैव टू सी के यहाँ पे पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट भी है या नहीं। अच्छा, एंडिंग ऑफ द इंट्रोडक्शन शुड इंडिकेट एम, ऑब्जेक्टिव या रिसर्च क्वेश्चन। ये आगे की स्लाइड में और ज्यादा एक्सप्लेन होगा कि जो आपका आखिरी पैराग्राफ होगा उसके अंदर ये चीज आएगी जो आप शुरू में एक केस बिल्ड करते हुए आ रहे हैं। अब इसका एक स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा। अच्छा, इंट्रोडक्शन पार्ट जो है उसके 4 हिस्से हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, एनी ये एक कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट दिस इज ए केस। ठीक है, ये आपके सामने एक केस है जिसको आप फोकस पे रख सकते हैं या एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। पैराग्राफ 1 है, उसमें है आप इंट्रोडक्शन या किसी चीज की इंपॉर्टेंस या जिसे कहते हैं ना तवज्जो दिलाओ, कॉल टू अटेंशन आप लेके आएंगे। आप कहेंगे कि भाई ABCD कोई बिहेवियर है, कोई चीज है, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सम एज ग्रुप। ठीक है, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। मतलब किसी कॉग्निटिव बिहेवियर की बात हो सकती है, किसी की कोई फिजिकल स्ट्रेंथ की बात हो सकती है। ठीक है, आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट की चैलेंजेस। अच्छा, ये मतलब अगर एनर्जी की बात करें, पाकिस्तान में एनर्जी के क्राइसिस चल रहे हैं, उनकी वजह से इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी में कमी आ रही है या कमी नहीं आ रही। ठीक है, तो आप फिर बताएंगे कि रिसर्चर ए ने डिस्कस किया इस चीज को कि प्रोडक्टिविटी में कमी आती है, लेकिन रिसर्चर बी ने कहा कि प्रोडक्टिविटी जो है वो क्योंकि लोग लोड शेडिंग या एनर्जी क्राइसिस की वजह से कम इलेक्ट्रिसिटी को भी ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा हो रही है। ठीक है, सही हो गया। तो इस तरह की चीजें, डिफरेंसेस ऑथर्स के दरमियान, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज को आप लेके आ सकते हैं। ठीक है, रिसर्च अटेम्प्ट्स जो रिसेंट की गई उसके ऊपर बात हो सकती है। और आखिरी जो पैराग्राफ है आपका, ये सारे पैराग्राफ आपस में एक लड़ी की तरह कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वर्क। The end of one paragraph should direct you to starting of second। ठीक है, पैराग्राफ 1 जो है वो, उसके अंदर आप ये कह रहे हैं कि देयर हैव बीन सम स्टडीज ऑन एनर्जी क्राइसिस। इन द पैराग्राफ 2 आप कहेंगे कि एनर्जी क्राइसिस के ऊपर फलां फलां बंदे ने ये बात की। तो उसमें आप अगर ये कहते हैं ना कि एनर्जी क्राइसिस को के इशू को इस एक टेक्निक से डील किया जा रहा है, तो पैराग्राफ 3 में आप आ जाएंगे कि इन इन टेक्निक्स में ये फ्लॉज या ये इश्यूज हैं, तो ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। ठीक है, तो 4th पैराग्राफ में आप कह सकते हैं कि लिहाजा ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है या लिहाजा इन टेक्निक्स में ये कमी है। सो आई थिंक इनमें आप ये चीज आप मेंशन कर सकते हैं, भाई मैं इस वजह से ही अपना ये प्रपोजल सामने लेके आ रहा हूँ या लेके आ रही हूँ। ठीक है, तो आखिरी पैराग्राफ आपका ये बताएगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं अपने सुपरवाइजर को, या जो फ्यूचर सुपरवाइजर है उसको आप ये बताएंगे मोस्टली। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत अच्छे प्रपोजल्स होते हैं बट उनमें ये एक चीज थोड़ी सी मिसिंग हो जाती है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च क्वेश्चन। एम है स्टेटमेंट एट ए स्ट्रेटेजिक लेवल। ठीक है, अच्छा, एम कैन बी अ ब्रॉड स्टेटमेंट। ठीक है, व्हाट इज टू बी डन। ठीक है, आपने करना क्या है, दैट इज ऑल अबाउट एम। एम है क्या चीज, मतलब आपका मकसद क्या है जिंदगी का। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मकासद हैं। ठीक है, उस ऑब्जेक्टिव से, उस एक एम से निकलते हुए डिफरेंट जो ब्रांच एक आ रही है, एक मतलब बीज है एम, और उसमें से ब्रांचेस जो है निकल रही, वो है आपके ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो यहाँ पे अभी टेम्पलेट जो है इसका वो कुछ इस तरह से है कि द स्टडी एम्स टू,
ये जो आपका है आगे जो आप काम करना चाह रहे हैं, लेट्स सी अगर मैं कह रहा हूँ कि द स्टडी एम्स टू इन्वेस्टिगेट द challenges that Pakistan's labor faces in ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। ओके, अच्छा ये आपका एक एम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है इसकी एक एग्जांपल ये भी है, टू डिटरमिन मेंटेनेंस पाथ फॉर लोकल अथॉरिटी स्कूल बिल्डिंग्स इन यूनाइटेड किंगडम थ्रू एस्टेब्लिशिंग मेंटेनेंस नीड्स एंड वर्क एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म्स। अच्छा, अब ये एक बहुत तवील एम है। स्टार्ट में आपको जरूरत नहीं है कि इतना लंबा एम भी आप लिखें, तो आप शॉर्ट एम से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। टू डिटरमिन मेंटेनेंस पाथ फॉर लोकल अथॉरिटी स्कूल बिल्डिंग्स इन यूके, दैट्स इट, ठीक है। बाकी चीजों को आप फर्दर आगे बढ़ा के एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर टैक्टिकल और ऑपरेशनल लेवल स्टेटमेंट्स जो आपके एम को कंप्लीमेंट करेंगे बाद में जाके, ठीक है, विद इन स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट ऑफ एम। अच्छा, इसका जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी इस तरह से हो सकता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, दिस स्टडी इज हैविंग दीज फॉलोइंग थ्री ऑब्जेक्टिव्स, और टू से स्टार्ट होती है स्टेम, टू आइडेंटिफाई दिस, टू रिकॉग्नाइज दिस, टू इन्वेस्टिगेट दिस बिहेवियर, टू कैलकुलेट थर्मल परफॉर्मेंस, ठीक है, या टू एवेलुएट इलेक्ट्रोस्कोपी, या टू एवेलुएट या टू एग्जामिन मास स्पेक्ट्रोमेट्री ऑफ दिस थिंग और दैट थिंग। तो इस तरह की चीजें हैं जो आपके इसके ऑब्जेक्टिव्स में आएंगी। इसकी एग्जांपल भी अभी आएगी हमारे पास। ये हैं ऊपर वाले एम को ही लेते हुए हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। टू इन्वेस्टिगेट एनी लिंकेजेस बिटवीन कंस्ट्रक्शन टाइप्स एंड मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स, टू एग्जामिन एनी रिलेशनशिप बिटवीन एज ऑफ बिल्डिंग्स एंड देयर मेंटेनेंस नीड, टू डिटरमिन फैक्टर्स व्हिच इंपैक्ट मेंटेनेंस वर्क एग्जीक्यूशन फॉर यूके लोकल स्कूल बिल्डिंग्स। तो इस तरह से आपके पास ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो एम के मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं या डायसेक्शंस हैं जिनको आपने बड़ा करके या ऑपरेशनल लेवल पे आप लेके गए हैं, ठीक है, कि आप एम को अचीव कैसे करेंगे इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करके। ये कुछ स्टेटमेंट्स इस तरह की हैं, सैंपल स्टेटमेंट्स कुछ इस तरह की, आप रिसर्च पेपर्स में जब आप जाएंगे तो इसी तरह की होती हैं। अच्छा, अभी तक रिसर्च प्रपोजल और रिसर्च पेपर एक तरह से ही जा रहे हैं, ठीक है। द एम ऑफ द स्टडी वाज टू द स्टडी सेट आउट टू एग्जामिन, ठीक है, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू, ठीक है, या इस तरह से भी हो सकते हैं, द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी वाज टू डू दिस या डू दैट, द एम ऑफ द स्टडी वाज टू डेवलप ए बेटर अंडरस्टैंडिंग, या इसमें लास्ट अगर आप लाइन देखें, द एम ऑफ दिस रिसर्च प्रोजेक्ट हैज देयरफॉर बीन टू असेस द डोजेस एंड रिस्क्स एसोसिएटेड विद। अब वो विद क्या है चीज, वो एनीथिंग कैन बी देयर। अच्छा, ये एक बहुत यूजफुल बुक भी है, एकेडमिक फ्रेज बैंक के नाम से, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के ऑथर हैं डॉक्टर जॉन मॉर्ले, उनकी बुक है। वहां पे आपको ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। एम के हवाले से, हाउ टू हाईलाइट ए फ्लॉ इन सम स्टडी, हाउ टू क्रिटिकली एनालाइज सम वर्क ऑफ सम ऑथर। तो ये इस तरह से आप, अब यहाँ पे एक इसकी एक इमेज भी है कि ये फिश जो है ये डायरेक्ट बड़े पूल में नहीं जा रही, ठीक है, स्मॉल स्टेप से। तो स्मॉल स्टेप से मुराद है कि पहले आप छोटे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं टू रीच द बिगर या एंड गेम या बड़ी गेम के ऊपर या बड़े ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अच्छा, रिसर्च क्वेश्चन है मोस्टली 4W एंड 1H, हाउ, व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर, इस टाइप की। मतलब ये नहीं है कि एक स्टेटमेंट में ये सारी चीजें आएंगी, इस तरह की स्टेटमेंट हो गया, हाउ यू कैन डू दिस, व्हेन यू कैन डू दिस। और अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं हाईलाइट कर दूं रिसर्च ऑब्जेक्टिव का, वो ये है कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव एक शॉर्ट स्टेटमेंट है। आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव को इस तरह से नहीं कह सकते कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी इज टू एग्जामिन दिस पैरामीटर एंड आइडेंटिफाई, मतलब एक ही एक्शन वर्ब को यूज करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एम के अंदर ये चीज हो सकती है कि मल्टीपल एक्शन वर्ब्स आ रहे हैं, बट ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट ही एक ही आना चाहिए, या आप उसको थोड़ा रीफ्रेज कर सकते हैं। मतलब अगर हम कहते हैं कि परफॉर्म, परफॉर्म एक एक्शन वर्ब है, तो यू कैन से टू आइडेंटिफाई द थर्मल परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, ठीक है।
तो ये नहीं आप कहेंगे कि भाई पहले परफॉर्म करेंगे और फिर पैरामीटर्स को जाके तो आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो जो ऑपरेशनल लेवल है वो भी एक ही ऑपरेशन के ऊपर होना चाहिए, मल्टीपल के ऊपर नहीं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है। An antenna team aims to design new antennas that will improve the range of small wireless sensor used in a nursing home. अच्छा, the assessment team from the research granting authority might want to know the current and intended application of wireless sensors and how an increased range will improve the lives of aged people living independently. तो इसी तरह से ये चीज वो है जिसको मैंने बताया था ना कि कोई टॉपिक जो है वो किस लेवल पे लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं, जो फंडिंग एजेंसीज हैं वो उसमें कैसे इंटरेस्टेड हैं, जो स्टेक होल्डर है वो यहाँ पे कौन है स्टेक होल्डर। तो यहाँ पे स्टेक होल्डर है असेसमेंट टीम। अब वो कोई भी असेसमेंट टीम हो सकती है, ठीक है। वो जो एंटीनास को टेस्ट करना चाह रहा है वो हो सकता है, वो नर्सिंग होम के अंदर कोई मौजूद वायरलेस सिस्टम्स को ऑपरेट करने वाली टीम हो सकती है। तो दिस इज हाउ यू डू इट। तो इस तरह से हैं, ठीक है। या ये एक एग्जांपल है रिसर्च क्वेश्चंस की, और रिसर्च क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स के साथ कैसे मैच करते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लोकल फ्लडिंग ऑन एक्विफायर सैलिनिटी, कि ये जो पानी का एक कोई जखीरा है कहीं पे, ठीक है, कोई दरिया से आपने कोई छोटा सा एक बंच ऑफ पॉन्ड निकाला, ठीक है, किसी एक रास्ता बना के, ठीक है। तो फ्लडिंग का उसकी उसके नमक की कंसंट्रेशन पे क्या, या साल्ट की क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, दैट इज ए रिसर्च क्वेश्चन। तो अब इसको अचीव करने के यहाँ पे मेथड्स लिखे हुए हैं, या ऑब्जेक्टिव्स ये हो सकते हैं पॉसिबल, बट नॉट द फाइनल, ठीक है। टू डिटरमिन द परमिएबिलिटी ऑफ रॉक मटेरियल बिटवीन सरफेस एंड द एक्विफायर, ठीक है। कि जब फ्लड नहीं आया था तो तब तो सरफेस पे खुश्की ही थी, तो जब फ्लड आ गया तो सरफेस इरोजन की वजह से अगर सरफेस में कुछ साल्ट था तो क्या उसने वाकई एक्विफायर के अंदर जाके तो उसकी साल्ट को कोई मुतासिर किया या नहीं किया, ये इन्फ्लुएंस किया, कैसे किया, किस लेवल का किया। तो इस तरह की चीजें आप देख। या यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव्स का एक और रिसर्च क्वेश्चन है, व्हाट विल ए मेम्स बेस्ड सिलिकॉन, अच्छा मेम्स ये माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स की बात हो रही है, MEMS, ठीक है, मेम्स based silicon microswitch fail if it is exposed to the atmosphere, okay, to measure the surface contamination of silicon exposed to atmosphere, ठीक है जी। इस तरह से आप लोग उस चीज को डाइसेक्ट करते हैं कि रिसर्च क्वेश्चन को, ठीक है। सो रिसर्च क्वेश्चंस की आप लोगों के पास एग्जांपल आ गई, और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट हाईलाइट यहाँ पे लिखी है कि रिसर्च क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी लिंक्ड विद मेथोडोलॉजी। मतलब अगर आप साल्ट की क्वांटिटी को कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो आपकी मेथोडोलॉजी में आप ये नहीं लिखेंगे कि मेथोडोलॉजी से मुराद आप ये नहीं लिखेंगे कि भाई मैं यहाँ पे अगर रिसर्च करना चाह रहा हूँ या मैं रिसर्च करना चाह रही हूँ, ठीक है, तो साल्ट की बजाय आप किसी और तरफ को निकलना शुरू हो जाएं, ठीक है। आप कोई साल्ट की इंपॉर्टेंस के ऊपर नोट लिखें कि जी आयोडीन वाला नमक इस्तेमाल होना चाहिए, इस तरह की चीजें आप हवाई बातें नहीं कर सकते वहां पे, ठीक है। दैट इज नॉट रिकमेंडेड। नेक्स्ट है लिटरेचर रिव्यू। अप टिल नाउ हमने रिसर्च प्रपोजल में इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया, और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया, और एम को, और रिसर्च क्वेश्चंस को। तो अभी तक इन सारे पॉइंट्स पे कोई आपका क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। तो अदरवाइज हम नेक्स्ट 30 सेकेंड्स में रिसर्च का जो लिटरेचर का जो सर्च है उसके ऊपर बात करेंगे, हाउ टू डू या हाउ टू कंडक्ट ए लिटरेचर रिव्यू रिलेटेड टू योर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। तो अभी तक इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, ठीक है। अगर आपके जहन में कोई भी कंफ्यूजन है यू कैन आस्क, ठीक है। अदरवाइज वी कैन स्टार्ट आवर नेक्स्ट सेक्शन। यू कैन meanwhile you can have a 30 seconds break। अच्छा, एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि
एक यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आया है कि डू वी नीड टू प्रोवाइड रिसर्च क्वेश्चन in terms of a question statement or just objectives are fine? Yes, objectives are fine. आप इसमें डिफरेंट अप्रोचेज हैं। कुछ लोग इसमें इस चीज को बिलीव करते हैं कि रिसर्च जो मेथड है, ठीक है, रिसर्च मेथड जो है वो उसमें क्वेश्चंस भी आने चाहिए, रिसर्च क्वेश्चंस भी आना चाहिए, रिसर्च ऑब्जेक्टिव भी आना चाहिए, एम भी आना चाहिए, ठीक है। बट सम पीपल से अदरवाइज, ठीक है। तो इट इज देयर इज नो हार्म, आप कर सकते हैं। तो आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स के साथ भी चल सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ ये रिसर्च क्वेश्चन प्लस ऑब्जेक्टिव्स के साथ भी चल सकते हैं, और आप सिर्फ रिसर्च क्वेश्चंस के साथ भी चल सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू। और आपका जो आपको जो सुपरवाइजर है या जो आपको जिससे आप फीडबैक ले रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन। तो ये हो सकता है। हाँ, कुछ दफा जब जहाँ पे कुछ ज्यादा रिडंडेंसी आ जाएगी, ठीक है, जहाँ पे रिसर्च ऑब्जेक्टिव सारी बात क्लियरली बता भी रहा और आप एडिशनली एक वर्ड ऐड कर दें ऑब्जेक्टिव्स के उसके क्वेश्चन के वाले से, तो देन इट कैन बी प्रॉब्लमेटिक। बट समटाइम्स आप ऐड कर सकते हो, देयर इज नो हार्म। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट है, वो ये है कि यहाँ पे हम अब बात करेंगे रिसर्च का, जो रिसर्च टॉपिक का के ऊपर जो आप लिटरेचर को सर्च करने जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 1500 से 5000 वर्ड्स की लेंथ मेंशन है, इससे कम भी हो सकती है। दैट डज नॉट मीन कि जो लिटरेचर रिव्यू है वो बहुत एक्सटेंसिव हो, वो शॉर्ट भी हो सकता है, दैट कैन बी लॉन्गर भी एज वेल, ठीक है। मोस्टली जो थीसिस जब आप फाइनल अपना लिखते हैं तो उसमें लिटरेचर रिव्यू हर चीज को अपने अंदर समा के ले आता है, ठीक है। बट इन अदर केस, जब आप एक प्रपोजल लिखते हैं तो उसमें रिसर्च का जो लिटरेचर का सर्च है वो दैट शुड बी कंसाइज, ठीक है, मुख्तसर होना चाहिए, इतना बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए उसको। अच्छा, अब ये क्या करे, जस्टिफाइंग ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज एनी आर्बिट्ररी स्टेटमेंट विद विच यू स्टार्ट योर रिसर्च, ठीक है। जिस तरह से वो आगे बात हुई थी ना कि एक्विफायर के अंदर अगर फ्लडिंग वाला केस आ जाता है तो साल्ट बढ़ेगा या नहीं, तो आप एक स्टेटमेंट के साथ चलते हैं कि आप एक फर्ज कर लेते हैं, मफरूजा इसे कहा जाता है, ठीक है। आप कह देते हैं कि भाई साल्ट की क्वांटिटी में इजाफा होता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू से अबाउट दैट, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर योर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और एक्सपेरिमेंटल मेथड और योर कंस्ट्रेंट्स, ऑब्लिगेशंस, रिक्वायरमेंट्स एंड चैलेंजेस। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन से मुराद ये है कि आपने जो भी बात या जो भी आप क्लेम कर रहे हैं, दैट मस्ट बी हैविंग सम एविडेंस, ठीक है। वो कोई हवा में बात नहीं आप कर रहे, कोई हवा में तीर नहीं चला रहे आप, ठीक है। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर योर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, इससे मुराद ये भी है द मेथड और द रिसर्च दैट यू आर डूइंग, ठीक है, वो दुनिया के लिए रेलिवेंट भी होना चाहिए, ठीक है। पीपल शुड बी इंटरेस्टेड इन दैट, ठीक है। दैट शुड बी interesting to hear and to be implemented if it is materialized, ठीक है। So that is about logical explanation, ठीक है। अब अच्छा, ये जो वर्ड है यहाँ पे लिखा हुआ है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, कुछ जगहों पे लिखा होता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ठीक है। इसके ऊपर एंड पे बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपसे मैं कुछ यूजफुल लिंक्स शेयर करूंगा, ठीक है। उसके उन लिंक्स में आप इनके डिफरेंसेस को देख सकते हैं। इसी वजह से मैंने स्टार्ट में कहा था कि वी आर नॉट गोइंग टू दैट मच डिटेल्स, बट फॉर सम अनदर टाइम वी विल डिस्कस दीज टू। तो इफेक्टिव नॉलेज ऑफ लिटरेचर इन द रेलिवेंट फील्ड, अगर लिटरेचर रिव्यू को शॉर्टेस्ट लाइन में अगर लिखा जाए तो वो यही है कि इफेक्टिव नॉलेज ऑफ लिटरेचर इन द रेलिवेंट। अच्छा, यहाँ पे लिटरेचर से मुराद मतलब जो नॉवल, कहानी, अफसाना वो नहीं है। इससे मुराद है कि जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आपके रेलिवेंट सब्जेक्ट के ऊपर। योर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑलरेडी पब्लिश्ड रिसर्च वर्क, जो पहले से पेपर लिखे जा चुके हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। की फाइंडिंग्स, मेन थीम्स,
सेंट्रल टेंशंस, ओवरलुक्ड या अंडरलुक्ड एरियाज, ठीक है, कि फील्ड बहुत ज्यादा मेच्योर हो गया या फील्ड के ऊपर कुछ भी नहीं काम हुआ, ठीक है। जिस तरह आजकल जनरेटिव टेक्स्ट के ऊपर आ रही है बात, चैट जीपीटी के ऊपर डिस्कशन हो रही है कि क्या ये कहाँ तक हमें बेनिफिट देगा। आप लोगों के व्हाट्सएप के अंदर मेटा एआई का फीचर आ चुका है, ठीक है। उस वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लोग सोचते हैं सकते हैं कि भाई व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग मेटा एआई इनेबल्ड व्हाट्सएप। तो उसका सोशल मीडिया की आपकी नॉलेज के ऊपर या आपकी अप्रोच पे क्या इफेक्ट आ सकता है, आपकी मेंटल हेल्थ को किस तरह से वो इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये एक नया टॉपिक भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अवेयरनेस अबाउट द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ एरिया अंडर स्कोप, या जो डिस्पैरिटीज हैं या अनक्लियर थिंग्स हैं जो प्रीवियस रिसर्चर्स ने डिस्कस नहीं की। सो दैट इज अबाउट awareness about your area of research या your topic of research. Where are the research gaps? अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिसर्च गैप्स के हवाले से कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया, तो बेयर विद मी, नेक्स्ट स्लाइड्स में इसके ऊपर बहुत डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अभी तक लिटरेचर रिव्यू के ऊपर आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो यू कैन आस्क, अदरवाइज हम फर्दर इसकी अभी डिस्कशन करेंगे। This is the only, you can say, larger section of this presentation. अच्छा, सर्वे द लिटरेचर इन योर चोजन एरिया ऑफ स्टडी, यहां से आप का काम स्टार्ट होता है, ठीक है। आइदर यू गो फॉर गूगल स्कॉलर, आइदर यू गो फॉर स्कोपस, और यू गो फॉर वेब ऑफ साइंस। ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर आप अपने रेलिवेंट लिटरेचर को सर्च करते हैं, ठीक है। गूगल स्कॉलर इज द इजीएस्ट वन, ऑफ कोर्स आप उस पर एक्सेस कर सकते हैं। अब एक्सेस के ऊपर भी कुछ जो ओपन एक्सेस लिटरेचर है उसको तो कोई भी स्टडी कर सकता है दुनिया में, लेकिन कुछ चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन होती है। तो आपकी, आई होप कि लाइब्रेरीज का कोई ना कोई कनेक्शन होता है, ठीक है। बहुत से आपको और भी बहुत से मेथड्स का पता होगा जिनसे आप एक्सेस कर सकते हैं किसी भी रिसर्च आर्टिकल या किसी भी रिसर्च फाइंडिंग को, ठीक है। तो आई थिंक यू कैन डिस्कस दैट एज वेल, ठीक है। तो अच्छा, उसके अलावा है कि सिंथेसाइजिंग द इंफॉर्मेशन, जो आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, 10 पेपर अगर पढ़े तो आपने उनका जो जो भी निचोड़ था उसको एक जगह पे ऑर्गेनाइज्ड खूबसूरत शक्ल में लिख के तो रख दिया, ठीक है। अच्छा, रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूंगा, मैं जरूर शेयर करूंगा रिकॉर्डिंग भी। तो अच्छा, उसके बाद है क्रिटिकली एनालाइजेस द इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय आइडेंटिफाइंग रिसर्च गैप्स इन करंट नॉलेज। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो सेगमेंट है वो यही है, ठीक है। बहुत सी दफा ऐसा भी है कि लोगों को स्कॉलरशिप भी ऑफर हुआ, लोगों ने स्टडी पीएचडी भी स्टार्ट की, बट पीपल आर नॉट एबल टू क्रिटिकली एनालाइज द लिटरेचर, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ lack of, sometimes lack of training, sometimes lack of practice, or sometimes a bit of lack about conceptual clarity, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने ऐसे ही रैंडम सी एक शेयर की कि विलियम, कोई ऑथर है, हैज एक्सप्लोर्ड रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ अ फाइबरस मटेरियल एंड इट्स ज्योमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये बंदा है जो विलियम ने कोई काम किया था, ठीक है। उसने फाइबरस कोई मटेरियल था, उसकी ज्योमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन और उसकी स्ट्रेंथ के दरमियान कोई ताल्लुक के ऊपर स्टडी किया या रिसर्च की। अब मैं यहाँ पे अगर इसको क्रिटिकली एनालाइज करूंगा तो ये एक तरीकेकार हो सकता है, ठीक है। बट इग्नोर्ड द इफेक्ट ऑफ सरफेस इरेगुलरिटीज लीविंग ए रिसर्च गैप, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग एरिया ऑफ स्टडी हो सकता है। तो अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्टार्ट में मैंने बात की थी कि आपको पता होना चाहिए कि जो रिसर्च गैप आप बता रहे हैं उसके रिलेटेड फैसिलिटी है या नहीं। अगर तो सरफेस इरेगुलरिटीज की लैब कहीं पे उस कंट्री में जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं है, तो दैट इज रियली गुड, that is the strength of your research, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल है यहाँ पे, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है। यहाँ पे एक्स मतलब ट्विटर की बात नहीं हो रही, ठीक है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्स हैड रिसीव्ड लिटिल फोकस, सो मतलब अब ये कंट्रीब्यूशन कहीं पे भी इसकी हो सकती है, ये कोई प्रेशर की क्वांटिटी, वॉल्यूम, कोई टेम्परेचर, ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात हो सकती है कि भाई उसके ऊपर कम फोकस किया गया है, ठीक है। सो दिस लिमिटेशन गिव्स द अपॉर्चुनिटी टू न्यू रिसर्चर्स टू, जो भी आपके रिलेटेड चीज है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर आपके पास होता है, सिर्फ और सिर्फ
जो उसमें मुनासिब, जिसे कहते हैं ना कि खाली जगह पुर करें वाला हिसाब होता है कि आपने वो जगह पुर करनी है, ठीक है। स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो ये एक इसका स्ट्रक्चर आपके सामने दिया हुआ है कि ब्रॉड एरिया से आप स्टार्ट करते हैं, फिर आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर जाते हैं, फिर आप स्मॉलर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जाते हैं, फिर आप जाते हैं एक और मतलब जो आपका अपना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो आखिरी पॉइंट होता है कि नैरोअर पॉइंट, ठीक है, जिसे आप कह लो कि आपके निचोड़ होता है जिसके ऊपर आपने काम करना है, ठीक है, आखिरी नुक्ता जिसके ऊपर आपने कन्वर्ज होना है जाके, ठीक है, वो। और उस सारे प्रोसेस को हम सिंथेसिस का नाम देते हैं, ठीक है, कि बिल्कुल स्टार्ट से कॉन्सेप्ट क्लियर करते 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 हम शॉर्ट पॉइंट पे आए। अच्छा, यहाँ पे रिसर्च गैप के ऊपर एक और चीज आ गई। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हाउ यू कैन फाइंड ए रिसर्च गैप। आप अब एक पेपर पढ़ रहे हैं, हाउ यू कैन से कि ये एक रिसर्च गैप है भाई, या ये एक चीज है जिसके ऊपर काम होना चाहिए, ठीक है। ये एक मेरी तरफ से आपको टिप है, ये मतलब मैं इस प्रोसेस को इसी तरह से फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को ये मैं बता रहा हूँ कि ऑलवेज नेवर मिस द लास्ट पैराग्राफ ए कंक्लूजन ऑफ द कंक्लूजन सेक्शन ऑफ ए पीयर रिव्यूड रिसर्च आर्टिकल। अब पीयर रिव्यूड रिसर्च आर्टिकल जो है उसके ऊपर आप गूगल कर सकते हैं कि पीयर रिव्यूड का मतलब क्या है, ठीक है। पीयर रिव्यूड का मतलब है कि जब ऑथर अपना रिसर्च पेपर या ड्राफ्ट किसी जर्नल में भेजते हैं तो उसको कितनी स्क्रूटनी से देख के पब्लिश किया गया, या उसको ऐसे ही बस उन्होंने पब्लिश कर दिया हल्का सा ही देख के, ठीक है। तो कितना सीरियस तरीके से उसको एग्जामिन करके उसके फील्ड के, उसके पीयर्स ने, उस फील्ड के नॉलेज एक्सपर्ट्स ने कैसे उसको जज किया, ठीक है, और फिर पब्लिश किया। तो उस आर्टिकल को उसके आखिरी जो सेक्शन है कंक्लूजन का, मोस्ट ऑफ द टाइम ये मतलब स्टैंड रूल नहीं है कोई, ये एक स्टैंडर्ड भी नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन है मेरी, ठीक है, कि मोस्टली रिसर्च का जो गैप है वो आखिरी पैराग्राफ में या सेकंड लास्ट पैराग्राफ ऑफ कंक्लूजन सेक्शन में मिल जाता है, ठीक है। कोई अगर बहुत अच्छा ऑथर हो तो वो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर भी दे देता है कि भाई ये वाला एरिया बड़ा काम का है फ्यूचर वर्क में, ठीक है। तो इसके वर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, कि मतलब आखिरी पैराग्राफ कुछ लोग इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। टिपिकल एग्जांपल्स इस तरह से, देयर आर रिलेटिवली फ्यू हिस्टोरिकल स्टडीज इन द एरिया ऑफ एनी एरिया, जो भी आपके इंटरेस्ट का एरिया, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अच्छा, मच ऑफ द लिटरेचर प्रायर टू आउटब्रेक ऑफ पैंडेमिक एम्फसाइज्ड, अच्छा जी, कोविड या येलो फीवर या वट एवर एंडेमिक या पैंडेमिक इज देयर, ठीक है, तो उसकी बात हो रही है। फॉर मैनी ईयर्स फिनोमेना वाज डैश फिनोमेना, कोई भी आप फिनोमेना हो सकता है, बैंड वैगन इफेक्ट हो सकता है, इसको मीडिया वाले बेहतर समझते होंगे, ठीक है। एनी फिनोमेना, ठीक है, कोई सिंड्रोम हो सकता है, वाज अनसरप्राइजिंगली या वाज बल्कि सॉरी सरप्राइजिंगली निग्लेक्टेड बाय, किसने निग्लेक्ट किया, ऑथर्स ने ज़ाहिर किया। सो तो ये एक चीज है, ये इट इज द ओनली, इट इज ओनली सिंस द वर्क ऑफ जॉन दैट द स्टडी ऑफ एक्स हैज गेन्ड मोमेंटम, ठीक है। अच्छा, ये इस तरह के लाइंस आखिरी पैराग्राफ में जरूरी नहीं इसी तरह से ही हों, दीज आर जस्ट एग्जांपल्स। This there is a large number of published studies that highlighted the gap on the effect of X with respect to, कुछ भी चीज हो सकती है। तो ये इस तरह की लाइंस आपको, वही जो एकेडमिक फ्रेज बैंक है, आप अभी भी गूगल करके लिख सकते हैं, अपने पास नोट कर सकते हैं, ठीक है, एंड यू कैन थैंक मी लेटर। ये आप अगर डाउनलोड करेंगे तो, डाउनलोड का मुझे पता नहीं, लेकिन ऑनलाइन इसकी एक्सेस आप कर सकते हैं, आप ऑनलाइन इन स्ट्रक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपके पास बहुत एक इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ये क्वेश्चन है आपसे भी मेरा, व्हाट इज द कलर ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ। अब ये पर्सपेक्टिव की बात हो रही है या कॉन्टेक्स्ट की। व्हाट इज द कलर ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ। अच्छा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड आ गया, व्यूड फ्रॉम टॉप एट 200-300 मीटर्स हाइट। अच्छा जी, क्या है कलर सरफेस ऑफ अर्थ का, ठीक है। अब इस चीज को अगर रिसर्चर की नजर से देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा, इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी लाइक दिस, और ये इस तरह से भी हो सकती है, ठीक है। सो इट मीन्स के
कोई ऑथर किसी और पर्सपेक्टिव से चीज को देख रहा है और एक ऑथर किसी और पर्सपेक्टिव से देख रहा है। कोई ऑथर जो है वो कहेगा कि जी कलर ऑफ कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। एक और ऑथर कहेगा कि फलां ऑथर ने स्काई के कलर को ब्लू कहा, लेकिन उसने दिन में देखा था, रात को देखता तो उसको ब्लैक नजर आता। तो दैट इज हाउ यू कंस्ट्रक्ट योर थॉट प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद जस्टिफिकेशन ऑफ गैप्स थ्रू ऑफिशियल बॉडीज इंडोर्समेंट्स। अच्छा, ऑफिशियल बॉडीज इंडोर्समेंट का मतलब है कि कुछ कई दफा ऐसे भी होता है, जिस तरह मैं स्टार्ट में कहा था कि फंडिंग एजेंसी या जो अदारा इंटरेस्टेड है वो भी क्या इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं, तो ये कुछ इस तरह से आप दे सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टैंडर्ड्स एंड एग्जॉस्टिव लिस्ट, इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड्स एन इंडोर टेम्परेचर लिमिट। ओके, अच्छा, तो अब इसका मतलब है कि इंडोर टेम्परेचर लिमिट पे आप देखेंगे जाके कोई ना कोई, अगर रिसर्च नहीं हुई तो दैट कैन बी एन इंटरेस्टिंग रिसर्च एरिया, क्योंकि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसको इंडोर्स कर रही है। पाकिस्तान की कोई XYZ अथॉरिटी हैज रिकमेंडेड मिनिमम आर वैल्यूज, ठीक है, थर्मल इंसुलेशन की कोई कही है। उसके अलावा ABC एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी सपोर्ट्स मेथड प्रमोटिंग टूरिज्म हो सकता है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेटर करने की बात हो सकती है। एनीथिंग स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 17। 17 जो गोल्स हैं उनमें से कोई एक चूज कर सकते हैं। नो हंगर को कर सकते हैं, जीरो पॉवर्टी को कर सकते हैं, एनी ऑफ देम, अफोर्डेबल सिटीजन सोसाइटी को कर सकते हैं। देयर आर 17 एक्चुअली, these are available on Google as well. अच्छा, assumptions and limits. अच्छा, study includes only JUK materials. These can be composite materials, these can be ceramics, these can be metals, these can be glass materials, ठीक है। ट्रेडिशनल हो सकते हैं, इमर्जिंग हो सकते हैं। तो आपने ये नहीं कहना होता कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स पे भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ भाई। मटेरियल्स तो 1 करोड़ से ऊपर होंगे मटेरियल्स, तो आप कौन से को देख रहे हो, ठीक है। आप सारे मटेरियल्स को एक वो उसमें से जाली में से नहीं गुजार सकते, ठीक है। कुछ को देख सकते हैं। स्टडी अकाउंट्स वैलिडेटेड मेथड्स ऑफ एक्स मेजरमेंट, कुछ भी हो सकता है ये चीज, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, ये थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, जो इंट्रोडक्शन है वो, उसमें अगर कोई आपसे कमी कोताही हो जाती है वो सरफे नजर उससे। बट लिटरेचर रिव्यू और रिसर्च मेथोडोलॉजी में ये दो ऐसे सेक्शन है जो कि सबसे ज्यादा अटेंशन वर्दी है। बहुत सी दफा आप गलती ये करेंगे कि आप इंट्रो पे बहुत फोकस करेंगे, लिटरेचर रिव्यू पे उससे ज्यादा करेंगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी पे आप आएंगे तो आप थोड़ा ठंडे पड़ जाएंगे, आप कहेंगे कि देयर इज नो नीड टू वर्क दैट मच ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी। सो मेथोडोलॉजी, अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड रिसर्च मेथड, ठीक है। ये रिसर्च मेथड्स, तो मेथोडोलॉजी इज ए कम्प्लेक्स या intricate set of knowledge based assumptions that an investigator or inquisitive mind brings to his or her work, ठीक है। तो मेथोडोलॉजी से मुराद ये है कि आप मल्टीपल टूल्स पे या टेक्निक्स पे या नॉलेज सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और मेथड की अब बात करें, मतलब मेथोडोलॉजी के अंदर बहुत से मेथड्स हैं, बहुत से नॉलेज बेसिस हैं, बहुत सी डाटा बेसिस हो सकती हैं। तो मेथड की बात करें तो ए मेथड इज अ टूल या टेक्निक, इट कैन बी सॉफ्टवेयर, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी से मुराद कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इट इज अबाउट रिसर्च इंक्वायरी और रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट सब कुछ इस तरह से, असेस द सुटेबिलिटी ऑफ ए मेथड। जो आप मेथड बताएंगे या प्रपोज करेंगे, क्या वो सूटेबल है या नहीं है। क्वालिटेटिव हो सकता है, क्वांटिटेटिव हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू डाटा कलेक्शन, एक्सेस ऑफ डेटा, IP इश्यूज। व्हाट इज IP इश्यूज, इसके ऊपर भी बात करेंगे। IP इशू है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। कि लेट्स सी, अगर आपसे एक कंपनी ने कहा कि भाई हम फलां मटेरियल कार्बन नैनो पार्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं, हम आपको प्रोवाइड करेंगे कार्बन नैनो पार्टिकल आपकी रिसर्च के लिए, बट इशू ये है कि वो चूंकि हमने उसकी एक सीक्रेट रेसिपी है वो नहीं आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप कहेंगे कि ठीक है जी आप ना बताएं, तो फिर वो कहेंगे अच्छा आपको बता देंगे लेकिन आप अपना थीसिस पब्लिक नहीं कर सकते। मतलब आपका थीसिस ऐसे बाहर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में नहीं पढ़ सकता, अदरवाइज कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशू, ठीक है। तो IP इशू से मुराद ये है, ठीक है।
IP is not internet protocol here, it is intellectual property issue. So evaluate और seek feedback from peers. वो जो peer reviewed की बात हो रही थी, अब ये उससे थोड़ा सा different peers हैं, आपके colleague हो सकते हैं, आपका कोई field का expert हो सकता है, आपका कोई teacher या professor या guide हो सकता है, आपका mentor हो सकता है. About the analysis type to carry out research with respect to available data, कि कौन सा method आपके लिए suitable है. अब इसकी कोर डिटेल आएगी. जस्टिफाई योर मेथोडोलॉजी विद लॉजिक एंड रैशनल. आपने जो मेथोडोलॉजी है उसको जस्टिफाई करना है. जस्टिफाई से मुराद ये है कि भाई मैं क्यों यूज कर रहा हूँ ये मेथड. ठीक है, इसकी एग्जांपल आपकी आसानी के लिए भी और आएंगी. मेथोडोलॉजी मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स. सो दैट इज द जस्टिफिकेशन कि भाई मेरा जो ये रिसर्च पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव जो है ये सिर्फ इसी मेथड से अचीव हो सकता है, या ये मेथड बेस्ट है इसको अचीव करने के लिए. अगर मैं दूसरे मेथड को फॉलो करूंगा तो इस स्टडी में ये लिमिटेशन या ये गैप या ये कमी बेशी या ये डेफिशिएंसी आ सकती है. दैट इज अबाउट मेथोडोलॉजी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, quantitative methods are used when फैक्चुअल या नंबर डेटा इज रिक्वायर्ड टू आंसर अ रिसर्च क्वेश्चन. ठीक है, तो क्वांटिटेटिव मेथड मोस्टली नंबर्स के रिलेटेड है कि प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो इस तरह से क्वांटिटेटिव मेथड आप यूज करोगे. अब ये नहीं करोगे कि अच्छा जो प्रेशर है उसका प्रेशर जो है गैस का या एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लोगों के, हो सकता है ये भी रिसर्च हो आगे फ्यूचर में लेकिन अभी नहीं. ठीक है, जो प्रेशर है अगर वो 2 एटमॉस्फेयर हो जाए तो उसका मुस्लिम कल्चर के ऊपर क्या या मुस्लिम हिस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट आएगा, तो ये इस तरह से नहीं होगा. ठीक है, आप बस उसको फैक्चुअल या फिगरेटिव बेसिस पे जाके देखेंगे. आफ्टर है उसके अलावा ये भी एक एग्जांपल होती है पायलटिंग मेथड, कि ठीक है आप रिसर्च लेट्स सी आप करना चाह रहे हो सैलिनिटी के ऊपर. ठीक है, सैलिनिटी ग्रेडियंट के ऊपर या टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ सम मटेरियल पे काम करना चाह रहे हो. आपने पाकिस्तान की किसी लैब में बैठ के काम किया, कोई रिजल्ट निकला, इट मीन्स कि आप उस मेथड को रन करने में एक्सपर्ट हैं, यू आर द एक्सपर्ट. अब आप उसी चीज को लेके प्रपोजल में ऐड कर देंगे कि भाई मैंने ये थोड़ा सा डेटा मैंने किया इस पे काम, या मेरा एक पब्लिश्ड पेपर है या मेरा अंडर पब्लिश या अंडर कंसिडरेशन है. दैट इज वाई आई एम थिंकिंग के मैं बड़ी लैब का हिस्सा बनूं जाके. सो दैट इज वाई आई हैव प्रपोज दिस थॉट. ठीक है, तो दैट इज अबाउट पायलटिंग. आफ्टर दैट अच्छा क्वालिटेटिव मेथड की बात आ गई. Qualitative methods to study the social effects in the development of a theory. ठीक है, ये नंबर्स की बात जरा कम है. ठीक है, टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव. मतलब ये हो सकता है कि भाई मॉडल टाउन में अगर एक बंदा गाड़ी चलाते हुए जा रहा है और सामने जब उसने अंडरपास से नीचे से गुजरना है तो सामने जो बहुत बड़ा कोक का एड आएगा, कितने फीसद लोग उस एड को देखेंगे अगर वो सामने लगा हुआ है. अगर वो एड लेफ्ट साइड पे लगा है तो क्या इफेक्ट आएगा. तो ये एक्सपीरियंस और पर्सपेक्टिव की बात की जा रही है. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट रिसर्च मेथोडोलॉजी और set of research methods that you are going to employ in your particular research question or research aim or goal. तो इस पे अगर कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं आप लोग. ये एक एग्जांपल है यहाँ पे एक बहुत अच्छी. The dynamic response of MEMS lever switch requires the solution of mechanical and electromagnetic equations. कि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो इक्वेशंस हैं 4-5 उनको इस्तेमाल करते हुए MEMS के सिस्टम के अंदर जो लीवर का स्विच है, लीवर स्विच है कोई, उसको आप स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, सॉरी. अच्छा, इसमें उसने एग्जांपल दिया कि एज स्विच मूव्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनवायरनमेंट चेंजेस एंड रिस्टोरिंग फोर्स ऑन द लीवर चेंजेस साइमल्टेनियसली. द अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम रिक्वायर्स एट टाइम्स. अच्छा, वो कह रहा है कि भाई इसी मेथड के जरिए सिर्फ किया जा सकता है ये जो लीवर के मूव होने वाला प्रोसेस है या फिनोमेना है. तो ये एक रिसर्च इंटरेस्ट की चीज है जिसको वो अंडर इन्वेस्टिगेशन लाना चाह रहा है और इस मेथड से एवेलुएट करना चाह रहा है. ठीक है, this requires repeated solutions of similar structures which can be performed efficiently using small perturbations in the total structure. The mechanical model. अब ये एक complex phenomena है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी फील्ड में काम नहीं भी किया तो you can propose something which
टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज, बेस्ड ऑन रैशनल, बेस्ड ऑन जस्टिफिकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये जरूरी नहीं है कि अगर आप इंजीनियरिंग साइंसेज के बंदे हैं तो आप कहें कि भाई इंजीनियरिंग साइंसेज में तो ये बहुत हाईली कम्प्लेक्स, नासा का कोई प्रोजेक्ट और मैं अप्लाई नहीं करूँ। यू मस्ट अप्लाई, but you also apply your logic as well into your work with which you are going to apply। ठीक है, तो that is about, यहाँ पे उसने मेथड्स की भी बात की, मल्टी फिजिक्स, कंप्यूटेशनल मेथड्स। अब इसकी 10,000 इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं, कुछ भी हो सकते हैं ये मेथड्स। ये है लास्ट सेक्शन आपके रिसर्च प्रपोजल का। ओके, इसमें है डिलीवरेबल्स या एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। तो डिलीवरेबल्स मोस्टली रिसर्च प्रोजेक्ट के होते हैं जो कोई गवर्नमेंट ने, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने फंड किया, यूएस गवर्नमेंट ने, या किसी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने, या यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने फंड किया। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं कि जो आप अपने, जिसके बारे में आपको श्योरिटी नहीं है। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं कि आप कहोगे भाई ऐसे ही होगा जैसे मैंने सोचा था। ठीक है, उससे डिफरेंट भी हो सकता है, तो उस केस में आप लिखते हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। आप ये नहीं कहेंगे कि इंश्योर्ड रिजल्ट्स, नहीं आप कहेंगे कि भाई यही आएंगे, या एब्सोल्यूट रिजल्ट्स नहीं, एक्सपेक्टेड। ठीक है, और फाइंडिंग्स विच कैन बी असेस्ड, डीम्ड यूजफुल, यूटिलाइज्ड, अप्लाइड, रिप्रोड्यूसेबल बाय अदर्स इन द फॉर्म्स ऑफ, मतलब जो आपने पब्लिश किया काम, जो आपने काम किया उसको बाहर कोई बंदा देख के कहेगा हाँ भाई इसको हम अपनी इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जनरेटिव जो टेक्स्ट है, या जनरेटिव टेक्नोलॉजीज जो हैं, उन वो जैसे ही आई तो लोगों ने सोचा कि यार क्यों ना हम क्यों लोगों को हायर करें, हम इसी को यूज करके अपनी मार्केटिंग या अपनी कोल्ड ईमेल के स्ट्रक्चर को चला लें। ठीक है, तो दैट इज जो आप करना चाह रहे हैं उस पर। योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन इज नॉट अ प्रोजेक्ट डिलीवरेबल। ठीक है, आपका अपना जो नॉलेज या प्रोफिशिएंसी है दैट इज नॉट। ठीक है, इसकी एग्जांपल एक दे दिया यहाँ पे बहुत अच्छी, वो ये है कि एन अंडरस्टैंडिंग या एक्सपर्टीज या प्रोफिशिएंसी ऑफ फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, ये एक इंजीनियरिंग की टेक्निक है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट कोई सोल्यूशन निकालने के लिए। स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, ये लाइट के ऊपर है, लाइट की स्टडी का कोई मेथड है शायद, मुझे नहीं उसका पता। अच्छा, स्पेक्ट्रोमीट्री, ठीक है, या मशीन लर्निंग, ये कुछ टेक्निक्स हैं। ठीक है, इज नॉट अ डिलीवरेबल, कि मैं अगर प्रोजेक्ट अपना एंड पे जाते जाते मुझे अगर एक सॉफ्टवेयर एनसिस है, या एक कैम ड्रॉ है, कोई केमिस्ट्री का सॉफ्टवेयर, मुझे वो आता है। ठीक है, तो इट डज नॉट मीन मुझे आ गया तो वो मेरा, वो उससे लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे या मेरी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी। नो, द फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिवाइस या क्रिस्टल या केमिकल कंपाउंड एज डिटरमिन्ड या मॉडल्ड बाय वन ऑफ द मेंशन टेक्निक्स, प्रोग्राम्स, टूल्स, या जो आपने मेथडोलॉजी को यूज किया था। ठीक है, टू रीच द एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर फंडर, जिसने फंडिंग या फंडिंग बॉडी, फंडिंग एजेंसी, फंडिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है, या स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशंस या रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स मोस्टली प्रोडक्ट की केस में आती हैं। एक्सपेक्टेशंस जरा कह लें कि जी ठीक है जी, आप टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करें, 10 साल बाद देखी जाएगी, हम यूज कर लेंगे। इसकी एग्जांपल है डिजिटल ट्विन। डिजिटल ट्विन 1970s में एक मेल फंक्शन हुआ किसी एरियल सैटेलाइट के अंदर, तो उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि हम बहुत से पैसे लगा के एक एस्ट्रोनॉट को उसकी सेफ्टी के फोकस को मद्देनजर रख के उसको भेजें वहां पे और वो ठीक करके आए माल फंक्शन, तो उन्होंने एक डिजिटल ट्विन के सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस करवाया कि जो किसी भी स्ट्रक्चर की या किसी भी डिवाइस की हेल्थ के बारे में, डिवाइस की हेल्थ के बारे में बताए साथ साथ, कि भाई 10 साल बाद एक विंड टर्बाइन खराब होना शुरू हो जाएगी, तो उसके ऊपर आप उसका जो ट्विन है एक कंप्यूटर की शक्ल में मौजूद है, वो उसके ऊपर बताएगा कि भाई इसमें लोड कम है, ज्यादा है, या क्या चीज चल रही है। तो दैट इज हाउ यू प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ समथिंग। ठीक है, थ्रू डिजिटल ट्विन। तो दैट इज कि वो 1970 की दिहाई में उस पर काम हुआ, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा इन है टेक्नोलॉजी, अदर फील्ड्स में भी उसका यूज आ चुका है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेक्टेशन, बट रिक्वायरमेंट्स इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, एक बंदे ने कहा कि भाई हमें जो बाल पॉइंट चाहिए वो इस तरह से स्मूथली लिखने वाली ही हो। ये नहीं कि आप रिसर्च करेंगे, आप कहेंगे भाई हम नहीं कर सके, देन यू शुड फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स। तो उसके बाद है टाइमलाइन। ये एक एग्जॉस्टिव सी है, इसका मतलब ये नहीं है कि दैट इज फाइनल।
ये यहाँ पे 12 क्वार्टर्स की बात की गई, एक साल में 4 अगर क्वार्टर्स हैं, ठीक है, 4 महीनों के 3 क्वार्टर हो सकते हैं, और या 3 महीनों के 4 क्वार्टर्स को आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर 4-4 महीनों के हिसाब से आप चलें, ठीक है, तो ये 3 साल में अगर आप पीएचडी एक कर रहे हैं, ठीक है, अगर 3 साल आप पीएचडी की बात हो रही है, तो उसमें आप बहुत से ऐसे टास्क होंगे जो आप लिटरेचर रिव्यू के साथ साथ कर रहे होंगे। मतलब ये नहीं होगा, अब आप अगर आप लोग देखो इसको, तो वो लिटरेचर रिव्यू को क्वार्टर 6 में, क्वार्टर 11 में, क्वार्टर 12 में भी लेके जाए। ये इस तरह से नहीं होगा कि क्वार्टर 1 से 4 तक आप लिटरेचर रिव्यू कर दें, क्वार्टर 5 से आप 7 तक जो है वो जो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग नहीं थी होती, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा जो बताती थी कि भाई 15 से 20 साल वालों के इतने नंबर आए, 20 से 25 साल वालों, 21 से 25 वालों के इतने आए, वो नहीं। तो इसने ओवरलैपिंग फॉर्म में आना है, ठीक है। तो ये है एक, ये जो टाइमलाइन है ये मोस्टली पीएचडी के केस में। मास्टर्स के केस में जहां पे आपने 6 महीने की या 3 महीने की रिसर्च करनी है, वो भी एक एग्जांपल अभी आएगी। तो ये इसके डिफरेंट हिस्से हैं। डाटा एक्विजिशन है, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस है, अगर कोई कर रहे हैं स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल मॉडलिंग है मेथड, तो न्यूमेरिकल मॉडलिंग, अगर लैब एक्सपेरिमेंट है, लैब एक्सपेरिमेंट आ जाएगा, अगर रिसर्च इंटर्नशिप है किसी और जगह पे, वो आ जाएगी। एनीथिंग, देयर कैन बी एनीथिंग। थ्योरेटिकल डेवलपमेंट की बात आ जाएगी, अगर थ्योरी की डेवलपमेंट के ऊपर या सोशल साइंसेस का प्रोजेक्ट था। उसके बाद है मॉडल ऑप्टिमाइजेशन, के जो आपने, अगर तो कोई अप्लाइड साइंसेज का बंदा है, उसकी थ्योरेटिकल डेवलपमेंट डिफरेंट होगी, उसका मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसकी प्रोडक्ट जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट परफॉर्म करेगी। एंड फाइनल रिपोर्ट सबमिशन। ये एक शॉर्ट प्रोजेक्ट की फॉर्म है ये। अच्छा, ये मेरी ही एक जब मैंने अपनी पीएचडी स्टार्ट की, तो उसमें मैंने अपने तकरीबन 2 महीने की एक रिपोर्ट दी अपने सुपरवाइजर्स को। इसमें मैंने वर्ड्स को चेंज किया है। मैनेज, स्ट्रक्चर एंड सबमिट द रिव्यू पेपर XYZ फॉर स्पेशल इशू, ठीक है। सबमिट द पेपर फॉर अल्फा प्रोजेक्ट और वट एवर प्रोजेक्ट। डिजाइन द ग्राउंडवर्क फॉर एक्यूरेट एंड रिलायबल मेथड फॉर XYZ इवेल्युएशन। आपके केस में कोई और इवेल्युएशन हो सकती है, ठीक है। और सुपरवाइजरी टीम्स फीडबैक भी साथ साथ चलता रहेगा, तो उनकी भी अगर कृपा साथ रहेगी तो साथ चलेगा, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट फेज की बात की गई है, बिगिन कंपाइलिंग द रिपोर्ट फॉर पीएडी कंफर्मेशन इवेंट। तो ये पीएडी में कंफर्मेशन इवेंट का मतलब ये होता है कि जो आपने टॉपिक या टाइटल डिसाइड करके शुरू में भेजा, जिसकी बेस पे आप सिलेक्ट हुए, अब आपने एक बड़े पैनल के आगे बैठ के तो उनको कन्विंस करना है कि भाई हाँ, उस वक्त तो 2 महीने में मैंने, या 2 हफ्ते में, या 2 दिन में रिसर्च प्रपोजल लिख के तो आप लोगों के मत्थे मारा था, लेकिन अब सिचुएशन इज डिफरेंट। अब मुझे अपनी कुछ लिमिट्स का पता चला, अब मुझे कुछ रिस्ट्रिक्शंस का, रिस्ट्रेंट्स का, डाटा अवेलेबिलिटी इश्यूज का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज का पता चला, एथिकल कंसिडरेशंस का इशू पता चला। तो दैट इज हाउ आई विल रीड्राफ्ट इट या चेंज माय ऑब्जेक्टिव्स। ये कुछ एडिशनल सेक्शंस हैं जो प्रपोजल में हो सकते हैं, जरूरी नहीं हो सकते हैं, बिकॉज दे शो योर कमांड ऑन सम पर्टिकुलर सब्जेक्ट। कंटीजेंसी प्लान्स, व्हाट इज अ कंटीजेंसी प्लान? अगर आप लोगों के जहन में किसी को पता हो कि कंटीजेंसी प्लान क्या होता है, कंटीजेंसी प्लान का मतलब ये होता है इफ थिंग्स गेट आउट ऑफ योर वे, या जो आपने एक्सपेक्ट किया था दैट डजंट हैपन, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैंने न्यूमेरिकल मॉडलिंग की, वो अ, क्या नाम है उसका, किसी थर्मल कंडक्टिविटी मेजरमेंट के लिए मैंने उसकी फ्लां सॉफ्टवेयर पे की, और मैंने एक्सपेक्ट किया था थर्मल कंडक्टिविटी का ग्राफ इंक्रीजिंग ट्रेंड देगा, बट वो डिक्रीजिंग आ गया या वो रुक गया कहीं पे। तो व्हाट इज नाउ, अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, अब मैंने क्या करना है। तो दैट इज कंटीजेंसी प्लान, या इसको कह लें कि दरमियानी या साइड वाली राह जिसे कहते हैं ना, कि साइड से होके निकलना। मतलब जान छुड़ाने वाला नहीं, मतलब जिसे कह लें कि एक जिस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में कहते हैं ना कि चलो ठीक है, हार तो गए हैं, चलो इन इज्जत से आ रहे हैं, तो वो वाला कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। कि एक, कह लें कि रिस्पेक्टफुल एग्जिट जिसे कह लें, कि आखिरी साल में समटाइम्स ये चीज हो जाती है लोगों की पीएचडी में। और 3 साल जो पीएचडीज होती है ना, मतलब यूरोप में या इन केस ऑफ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इट इज एक्सपेक्टेड। 5 7 या 8 साल वाली जो पीएचडीज होती है ना, उनमें वो कहते हैं कि ठीक है, चलता रहेगा भाई, रिस्क तो आने ही आने हैं। एथिकल एस्पेक्ट से मुराद ये है
कि जो आप कभी भी कोई मूवी नेटफ्लिक्स सीरीज आप देखते हैं तो स्टार्ट में लिखा होता है एक डिस्क्लेमर, यू सी, आप वहां पे देखते हैं वो कहते हैं कि ऑल द कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटेड इन दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ आर्ट या इन दिस मोशन पिक्चर और फिक्शनल, नो एनिमल वाज हार्म्ड इन दिस मूवी। जस्ट उस तरह से एथिकल एस्पेक्ट्स में आप ये नहीं कहते कि कोई किसी को नुकसान नहीं होगा, यू मेंशन द पॉसिबल रिस्क्स इन द प्रोजेक्ट। ये खैर स्टार्ट में प्रपोजल की फेज में नहीं आते, ठीक है, बट अब कुछ बता सकते हैं, एक दो लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई हम एथिकल कंसिडरेशन इसमें हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है। बट ये आप जिस सुपरवाइजर से अगर आपकी बातचीत शुरू हो जाए उसके मशवरे पे, खुद से नहीं आपने ऐड करनी, ठीक है। सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, राइट्स ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड स्पीशीज, इसमें एग्जांपल आ जाती है कि आप सर्वेज करने जा रहे हैं जब इंडस्ट्री में, ठीक है, इफ देयर इज सम पर्सन इन इन लेबर, ठीक है, आप उसके पास सीधा जाके आप उसे कहते हैं कि जनाब आपकी इंडस्ट्री ने पहले 8 से 4 बजे तक का टाइम था, अब उन्होंने 7 से 6 बजे का कर दिया है, तो आप खुश हैं इससे, ठीक है। इस तरह की चीजें, अब वो बंदा अगर आपकी बात सुन के उसे गुस्सा आए, ठीक है, वो और लोगों को हार्म करने की कोशिश करे, ठीक है, दैट इज हाउ यू हैव टू इंश्योर के जो आपने प्रपोज की चीजें, जो आपने मेथड प्रपोज किया, दैट इज हार्मलेस, ठीक है, उसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई उसमें रिस्क नहीं है। या आप अगर लैब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपने कहा कि भाई हम वेट्स की कैलिब्रेशन करेंगे कि ये 1 kg 1 kg इक्वल हैं, ठीक है, अब आप खुद भी रिस्क के ऊपर हो सकते हैं कि आपने सेफ्टी फॉलो नहीं की, वो जो वेट है वो आपके पैर पे गिर के लग जाता है, तो आपको उसका बताना है कि आई विल वेयर सेफ्टी ग्लव्स, आई विल कंप्लाई ऑल द रेगुलेशंस दैट आर सेट फोर्थ, ठीक है। तो ये वाली वो चीजें हैं। बजट एंड फाइनेंसेस की बात मोस्टली वहां पे होगी जहां पे स्टार्ट में तो खैर इसकी बात नहीं होगी इतनी, लेकिन अगर आपको आपकी यूनिवर्सिटी कहती है कि भाई बजट का आप लिखें, तो देन यू हैव टू मेंशन एनी अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी। आप सर्वे कर सकते हैं, इंटरनेट पे देख सकते हैं, उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स देखते हैं कि वो कहाँ तक फंडिंग करती हैं, ठीक है। मतलब ये इतना नहीं होना चाहिए कि आप वहां पे लिख देंगे कि भाई $1 बिलियन का यहाँ पे खर्चा आएगा और इसमें इतना मतलब रिस्क होगा और ये या 1 मिलियन आएगा। मतलब आपने कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए, हो सकता है इस लेवल की फंडिंग का भी कोई गूगल ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया हो या ना किया हो, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट यू हैव टू मेंशन अबाउट दैट, ठीक है। ये है आपके पास आगे फर्दर आगे एडिशनल सोर्सेज जो ये आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, जो स्टार्ट में मैंने बात की थी कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन रिसर्च पेपर, रिसर्च प्रपोजल। अच्छा, जो रिसर्च पेपर और प्रपोजल में जो फर्क यहाँ पे आया था ना, वो आया था एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स में। प्रपोजल में रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं, जबकि जो रिसर्च पेपर है उसमें रिजल्ट्स फाउंड हैं ऑलरेडी, उनके ऊपर काम हो चुका है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसर्च पेपर एंड ए रिसर्च प्रपोजल। बट इन सम केसेस ए रिसर्च पेपर कैन आल्सो वर्क एज ए रिसर्च प्रपोजल, लेकिन वो पीएचडी करने के लिए नहीं होगा, वो किसी को गाइड करने के लिए होगा कि भाई अगर पाकिस्तान में अगर किसी बंदे ने रिसर्च पेपर किया कि भाई जो समुंदर का पानी है उसको प्योरीफाई करके तो लोगों की वाटर नीड्स को फुलफिल किया जाए, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट के आगे एक शॉर्ट सी एक समरी सी बना के भेजेगा कि भाई हमने फाइंड किया कि ये इस टेक्निक से वाटर को प्यूरिफाई एफिशिएंटली किया जा सकता है, तो दैट इज हाउ यू डू इट। तो ग्रेजुएट कोच या ग्रेड कोच आप गूगल करेंगे तो वहां पे आपके पास एक बहुत ही कमाल का आएगी वेबसाइट इनकी, ठीक है, इसके ऊपर भी आप रिसर्च प्रपोजल के रिलेटेड चीजें देख सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर इनका ग्रेड कोच के नाम से ही चैनल है, उसको फॉलो करें, ठीक है। तो ग्रेड कोच के ऊपर बहुत अच्छे मतलब लोग हैं जो गाइड करेंगे आपको, ठीक है, बट दैट इज ए पेड प्लेटफॉर्म, ठीक है। जो मैं आपको बताऊंगा वो फ्री है ये, लेकिन पेड है, ठीक है, बट जो मटेरियल आप एक्सेस यूट्यूब चैनल पे कर सकते हैं वो तो आप एटलीस्ट करें, ठीक है, आपकी बेसिक्स के लिए बहुत ये इंस्ट्रूमेंटल प्रूफ हो सकता है। सेकंड इज दिस वन, ये यूट्यूब पे इनका यूनाइटेड स्टेट्स का, आप जस्ट गूगल पे लिखेंगे ना USEF पाक, ये जो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, हम्फर्ट हर्बर्ट हम्फ्रे स्कॉलरशिप या फंडिंग, ठीक है, तो उस केस में ये डिफरेंट वेबिनार सेशंस
ऐसे राइटिंग के ऊपर, प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल का तो आई डोंट नो कि एक इनका जो एसेज का एक होता है हर साल एक सेशन, वो आप अटेंड कर सकते हैं। उसमें वो डिफरेंट टाइप के ऐसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, पर्सनल स्टेटमेंट, रिसर्च प्रपोजल, उसमें जस्ट एक खाना पूरी इंट्रोडक्शन के तौर पे ही आता है। तो बट यू कैन एक्सेस दैट एज वेल। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको कोई क्वेरी हो, यू कैन ईमेल मी एट दिस ईमेल आईडी। अगर आप अपना रिसर्च प्रपोजल के ऊपर थोड़ा कमेंट वगैरह करवाना चाहें तो मुझे आप फीडबैक के लिए सेंड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर सम टाइम रिस्ट्रेंट्स विद बिकॉज ऑफ विच आई कैन ओनली गिव यू फीडबैक आफ्टर सम मोमेंट सम टाइम, तो आप उस पर बात कर सकते हैं। तो बाकी यूट्यूब के ऊपर मैं इस चैनल के ऊपर आप इसकी पिक्चर वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। मैं अपलोड कर दूंगा ये जो हमारी रिकॉर्डिंग होगी। मीनवाइल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी राइट अवे, और उसकी मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, ठीक है। हाँ जी, रिकॉर्डिंग जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा उस पर। यस। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस हवाले से, ठीक है। एनी क्वेश्चन। ये YouTube का है, चैनल है ये, यहाँ पे इसके ऊपर जाएंगे तो एक और जो है वो हमारे पास ये वीडियो है जिसके ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है हाउ यू कैन कांटेक्ट ए प्रोस्पेक्टिव सुपरवाइजर। तकरीबन वो भी 1 घंटे की वीडियो है, यू कैन एक्सेस दैट, और उसके ऊपर आप बातचीत कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम वेयर वी कैन गेट रिसर्च पेपर्स। तो एक तो है गूगल स्कॉलर, गूगल स्कॉलर है, उसके अलावा है स्कोपस, उसके अलावा है वेब ऑफ साइंस। अगर तो आप कहीं पे ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो देन उस केस में आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा एक ये भी है, पबमेड के नाम से भी है। ये रिसर्च के डिफरेंट वो हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं। अच्छा, ये एक लास्ट स्लाइड थी, चेक बॉक्सेस फॉर लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। तो ये अगर आप लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हैं तो आपको इस तरह से आप आइडिया ले सकते हैं कि एनालिसिस के ऊपर काम करें, सिंथेसिस के ऊपर काम करें, रोबस्टनेस या फिजिबिलिटी या रिस्क आइडेंटिफिकेशन या मिटिगेशन या पोटेंशियल कॉन्टीजेंसीज के ऊपर काम करना, या रिपोर्ट सेक्शंस जो हैं लिटरेचर रिव्यू रिपोर्ट जिसके ऊपर काम करेंगे, टाइटल क्या है उसका। सॉरी, ये रिसर्च प्रपोजल की बात हुई है, टाइटल क्या है, कॉन्टेक्स्ट, एम्स। यहाँ पे एम्स लिखा है, दैट इज रिटन मिस्टेकनली, ठीक है। तो क्रिटिकल एवेलुएशन मेथड्स, एवेलुएशंस, टाइम फ्रेम, थिंग्स लाइक दैट। तो इस हवाले से आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सक्सेस इन रिसर्च वेबिनार्स के नाम से आई विल कंडक्ट डिफरेंट वेबिनार्स, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस राइट अवे। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, प्लेजरिज्म रिमूवल ऐप और साइट। प्लेजरिज्म रिमूवल के लिए टर्निट इन होता है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर नहीं, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो मोस्टली आप, अगर तो आप किसी जगह पे फैकल्टी मेंबर होते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, वहां पे आपके पास एक्सेस होती है। अदरवाइज यू कैन आस्क योर प्रोफेसर्स हु यूज्ड टू टीच यू समथिंग, तो आप उनसे जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर आपका जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम ब्रांच है जो मोस्टली लोगों के थीसिस चेक करते हैं, ठीक है, तो आप वहां पे उनसे
बात कर सकते हैं कि मेरा ये वर्क है जिसको आप प्लेजरिज्म इसमें आप चेक करें, बट नेवर एवर पुट योर वर्क इन चैट जीपीटी और एनी अदर एआई प्लेटफॉर्म। वहां पे आप लोग ना मेंशन करें। उसका जो आपको नुकसान होगा वो ये होगा कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं दे रिटेन डेटा। आई डोंट नो, उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो डाटा रिटेन करते हैं कि नहीं, बट मोस्टली रिटेन डेटा टू फॉर बेटर लर्निंग या बेटर ट्रेनिंग। तो उस केस में आप अपना डाटा को रिटेन करते हुए कि वो ज़ाया ना हो, ठीक है, तो दैट इज द केस। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट का आपको कोई मतलब, मुझे नहीं पता कि किस किस सेंस में फायदा होगा, बट अभी तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम जब इसके ऊपर काम करेंगे, आई विल कीप इट इन कंसिडरेशन के जो पार्टिसिपेंट्स उन्हें पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिले। एनी अदर क्वेश्चन इफ यू हैव, यू कैन आस्क प्लीज। जब मैं एक और वो जो मैंने उसके लिंक्स शेयर किए थे अपनी प्रेजेंटेशन में, वो आप लोगों से मैं शेयर कर देता हूँ अभी। ये डिफरेंट लिंक्स हैं रिसर्च प्रपोजल के हवाले से। कैन यू सी द लिंक्स? ओके। एक सेकंड, अभी आप लोगों को ये लिंक्स मैं शेयर कर रहा हूँ। एनी अदर क्वेश्चन इफ यू हैव, यू कैन आस्क। ताकि फिर, थैंक यू फॉर लिसनिंग। ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के हैं, लेकिन इसी चीज़ को फोकस में रखते हुए आप लोग अपने यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट किसी और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके तो आप जस्ट लिख सकते हैं गूगल क्यू, या गूगल कर सकते हैं कि शो मी दी लिंक फॉर दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग गूगल से या चैट जीपीटी से भी बाज दफा हो जाता है। तो समटाइम्स ऐसे भी होता है कि आप चैट जीपीटी से, मतलब लास्ट ईयर जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया था डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, तो ऐसे भी होता है कि आप लिख सकते हैं चैट जीपीटी से, ये पूछ सकते हैं, या मेटा एआई से कि गिव मी दी लिस्ट ऑफ टॉप 10, यू नो, आप ये कह सकते हैं टॉप 10 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर फंडिंग रिसर्च इन दिस पर्टिकुलर एरिया। तो आपका जो एरिया है, यू कैन मेंशन दैट एंड देयर विल बी अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट नॉट नेसेसरली कि वो बिल्कुल सही भी हों। तो चैट जीपीटी जो है या मेटा एआई या कोई और टूल, गूगल बार्ड है, वो आपको गलत भी बता सकता है। तो मोस्टली वेब लिंक्स वो गलत बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये लेकिन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दीज लिंक्स आर बाय एनसीबीआई की बेस पे आप ये मेडिकल के रिलेटेड जो लोग हैं वो लिख सकते हैं, जो रिसर्च प्रपोजल या बायोलॉजिकल साइंसेज के ऊपर जो काम कर रहे हैं। जो NTNU है, इसका बहुत जनरल है रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट।
मैसी का जो है, ये जो आज का आपका मैंने ये प्रेजेंटेशन शेयर की, दैट इज बेस्ड ऑन मैसी। OWL के नाम से, ओल के नाम से प्लेटफॉर्म है मैसी का। तो उसके बाद है लॉफ्ब्रो यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके ऊपर इनका अपना एक रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट है, सो यू कैन एक्सेस दैट। सो आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस सेशन। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। तो अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, अदरवाइज विद इन नेक्स्ट 2 minutes आई एम गोइंग टू कंक्लूड इट। जो नेक्स्ट सेशन है उसके ऊपर मैं लिटरेचर रिव्यू के ऊपर मैं सेशन एक करूंगा। आई विल पोस्ट इट इन ऑन लिंक्डइन, ठीक है। तो लिंक्डइन पे भी पोस्ट कर दूंगा, और वैसे भी या स्कॉलरशिप नेटवर्क पे मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं, और यू कैन राइट योर ईमेल इन द चैट बॉक्स। तो मैं वहां पे आपको डायरेक्ट ईमेल उस लिंक की सेंड कर दूंगा अबाउट लिटरेचर रिव्यू पार्ट। प्रेजेंटेशन जो है वो आप लोग अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर दें, तो मैं ईमेल आईडी पे आपको प्रेजेंटेशन का PDF जो है वो मैं